आई एम ट्रैवल एजेंट। क्यों भाई, दूसरों ने क्या मतलब खरीद रखी है किसी के नाम? तो कई बार अब किसी होटल में या किसी को कॉल करके बोलते हैं आई एम ट्रैवल एजेंट, तो बोलते हैं हाँ ठीक है लेकिन कंपनी का नाम बताइए। तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, 4 सिस्टर के बीच में एक अकेला छोटा भाई। फिर 7th 8th क्लास आते आते मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। 300 रुपये महीना मुझे मिलता था। नींद में भी बड़बड़ाता रहता था कि आइए दीदी ले लीजिए, आप 20 या 15 ही दे दीजिएगा। तो जो आपने 3 इडियट में सीन सुना होगा कि अगर आपको कहीं पढ़ाई करनी हो तो उसके लिए आपको ड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, तो मेरे फ्रेंड था तो मैं उसकी आईडी पे जाता था एमबीए की प्रिपरेशन करने। कोविड में आप काफी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे थे उस टाइम पे अपनी कंपनी को डेवलप करने के लिए। अब जो भी किसी से फ़ोन करके पूछे कि भाई मुझे नेटफ्लिक्स का पासवर्ड दे दो, तो बोलते थे यार ये मैंने दोस्त से ले रखा है। मुझे आज तक वो मेन बंदा मिला ही नहीं कि असली पासवर्ड है किसके पास। तो लेट्स से मेरे कंपनी का ऑफिस टाइम जो है दैट इज़ 9:59, नॉट इवन 10। तो अगर 9:59 तक ऑफिस टाइम पे आते हो तो आपको 100 रुपये मिलता है। आपको क्या लगता है पैसे जेब से जा रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं? नहीं आ ही रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, बनिया है हम लोग तो। ये दोनों यार, हाँ कानपुर गया ना तो। कानपुर भी है ना, वो कानपुर और बनिया दोनों एक साथ। हाँ बनिया ऊपर से कानपुर का। वही तो सही कह रहे हैं। हाँ तो गलत, खुद को तो नहीं बेचोगे? सही कीमत में। ये बनिया ये भी कर देगा। अभी मैं 4 दिन पहले किसी की कम्युनिकेशन पे गया था, तो वहाँ पे बात होते होते एक डेस्टिनेशन वेडिंग मैंने क्लोज करी। मेरा जो सबसे मेन फोटे है वो मेरा स्टैंड अप कॉमेडियंस के साथ में है। बोलते हैं कि मैं कह के क्यों बात कर रहे हो भाई, बेइज्जत। जब हाँ जब आपस में हो तो हम क्यों नहीं बोल रहे। मुझे लगता है कि नहीं, मुझे लगा कि आपको बुरा लगेगा। उन्हें बुरा लगेगा भाई, तुम यहाँ इसीलिए बैठे हो क्योंकि तुम कानपुर से आए हो। तो अब बताओ, फिर लड़की ढूंढना है तो अभी क्या क्या क्वालिटीज चाहिए हमें? जिंदा हो। भैया ये हम कर रहे हैं इस लौंडे की शादी के लिए, पॉडकास्ट इसीलिए कर रहे हैं हम। चलो भाई देखो, अब लड़के ने बोल दिया कि जिसको अपने फोन को अपनी जिंदगी को नजर से बचाना हो वो ये पॉडकास्ट जरूर देखे और देखिएगा जरूर। हाय, वेलकम बैक टू द मुसाफिर पॉडकास्ट। दिस इज मी डिम्पल अरोरा, आपकी होस्ट। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, हमारा कानपुरिया भाई अमित गुप्ता। अमित गुप्ता, मतलब एक्चुअली ना अमित गुप्ता बोलने का मन नहीं कर रहा है मेरा। आई एम ट्रैवल एजेंट। ओह माय गॉड, भाई साहब ने कंपनी का नाम भी ऐसा चूज किया है कि इसके अलावा कोई और ट्रैवल एजेंट है ही नहीं। आई एम ट्रैवल एजेंट। क्यों भाई, दूसरों ने क्या मतलब खरीद रखी है किसी के नाम? पहले दिन से क्लियर था जो है वही रहना है, तो मैं ट्रैवल एजेंट हूँ और हूँ। और मतलब दूसरों का तो तुमने बिल्कुल ऐसे पानी फेर दिया कि भाई तुम किसी लायक नहीं बच रहे हो। अभी भी हमारे साथ यही होता है। तो कई बार हम किसी होटल में या किसी को कॉल करके बोलते हैं आई एम ट्रैवल एजेंट, तो बोलते हैं हाँ ठीक है लेकिन कंपनी का नाम बताइए। तो फिर हमें उसको बोलना पड़ता है नहीं नहीं आई एम ट्रैवल एजेंट .com। तो हमें .com जबरदस्ती जोड़ना पड़ता है ताकि सामने वाले को ये पता चल पाए कि हाँ ये कोई कंपनी है। तो हमें बहुत दिल लग गया इस चीज़ को समझाने में लोगों को कि ये कंपनी का नाम है। चलो ये हमने आपको क्लियर कर दिया, तो अब हम वेलकम कर लेते हैं। वेलकम अमित, थैंक यू सो मच। आप सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत अच्छी नींद लेके आया मैं आज। ट्रेन की जर्नी वैसे भी अच्छी होती है, नहीं? हाँ, मज़ा आता होगा। आदत हो गई अब तो। सबको ये लगता है। हाँ तो कई बार हमें प्यार से लोग रेल कुमार भी बोल देते हैं। सही है। तो हमें जर्नी कैसे रही? सबसे पहले आपकी ये जो सुबह की हवादार ट्रेन की जर्नी थी, दिल्ली तक आप पहुँचे हैं, उसके बाद दिल्ली के ट्रैफिक ने आपको परेशान किया या बच गए आप? दिल्ली के ट्रैफिक से मैं कोशिश करता हूँ बचा रहूँ, और मैं मेट्रो का यूज़ करता हूँ। सो दैट जितना ज़्यादा मेट्रो यूज़ करता हूँ उतना ज़्यादा ट्रैफिक से बचा रहता हूँ। सभ्य नागरिक, हाँ समझ पा रहे हैं हम। तो या फिर पैदल चल लो, वॉक भी हो जाती है। आज तो हम भी चले। यस। दिल्ली के ट्रैफिक की वजह से। तो अमित, आपकी जर्नी जो कानपुर से आज सुबह ही स्टार्ट हुई थी दिल्ली तक की, तो अगर हम थोड़े साल पीछे चले जाएं आपकी कानपुर से दिल्ली की जर्नी के बारे में, आप क्या बताएंगे? तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, 4 सिस्टर के बीच में एक अकेला छोटा भाई। और बचपन से ही मुझे बेचने का शौक था। तो लेट्स से अगर मैं जब 5th क्लास में था तो 6 वालों को पढ़ाता था ताकि पैसे आ जाएं। फिर 7th 8th क्लास आते आते मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। हम्म। 300 रुपये महीना मुझे मिलता था। और बेचो इंसान है भाई साहब, ये बचपन से ही। हाँ, और मैं बेचता था साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट टाइप की चीज़ें बेचता था। और चिल्लाना होता था मार्केट में कि 15 रुपये पीस, 20 रुपये पीस टाइप का। लेकिन ये था कि करना था। तो अब मुझे तो एग्जैक्टली नहीं इतना याद है बिकॉज बचपन है, लेकिन मम्मी ने मुझे बोला कि मैं लौट के आने के बाद भी नींद में भी बड़बड़ाता रहता था कि आइए दीदी ले लीजिए, आप 20 की जगह 15 ही दे दीजिएगा।
तो फिर उसके बाद जब 10th क्लास तक पहुंचा तब तक मैंने फिर अपना एक जनरल स्टोर स्टार्ट किया, जिसमें आप जो भी सोच सकते हो घर की चीज़, तेल साबुन मंजन से लगा के, अगर लेट से रक्षाबंधन आ रहा है तो मुझे राखियाँ बेचनी है, अगर नाग पंचमी आ रही है तो मुझे पतंगे बेचनी है, होली आ रहा है तो गुलाल बेचनी है, और दीपावली आ रही है तो पटाखे तो बेचनी ही है। तो इवन दो आज भी जो मेरी जगह है अब वो ऑफिस में कन्वर्ट हो गई है, तो आज भी आसपास के कई लोग उधर से गुजरते हैं अगर दिवाली के टाइम पे, तो उनको अंदर से फील आता है कि अभी ये पटाखे की दुकान खुली होगी। तो देन फिर 10th क्लास में मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, और मैं कम कम मार्क्स से पास हुआ। वहाँ पे मुझे झटका लगा कि नहीं यार, अगर मैं पढ़ाई करूँगा तो ही शायद करियर अच्छा आगे बनेगा, और मैंने अपना जो अच्छा खासा एक रनिंग स्टोर था उसको बंद करके, और मैंने फिर फोकस किया अपने पढ़ाई पे, और फिर 11th 12th में अच्छे मेहनत करी, और 12th में मैं ऑलमोस्ट बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ, इवन मैं कॉलेज टॉपर भी था 12th में। देन उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन के बाद में तो जो आपने थ्री इडियट में सीन सुना होगा कि अगर आपको कहीं पढ़ाई करनी हो तो उसके लिए आपको ड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, तो सेम मेरे साथ भी वैसी कहानी थी। तो कैरियर लॉन्चर की मेरे पास फीस नहीं थी देने के लिए, तो मेरा फ्रेंड था तो मैं उसकी आईडी पे जाता था एमबीए की प्रिपरेशन करने। तो अगर वो सुबह के बैच में जाता था तो मैं शाम को जाता था उसके नाम पे, और अगर वो शाम को जाना होता था तो मैं सुबह जाता था। तो इस तरीके से मैंने करियर लॉन्चर से एमबीए की तैयारी करी। देन फिर मैंने एमबीए किया। एमबीए मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से ही किया है, ट्रैवल में किया। उसके पीछे भी एक अलग स्टोरी है, बट फिलहाल ट्रैवल में ही रहते हैं तो ट्रैवल से किया, और उसको ज्वाइन करते ही 2 साल एमबीए किया। बट एमबीए करने के दौरान भी मैंने कानपुर में अपनी यूनिवर्सिटी में इवेंट और सोशल में काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्टिव हो गया था मैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था इवेंट्स करना, तो इवन दो आज भी कानपुर यूनिवर्सिटी में कोई इवेंट हो रहा होता है तो मेरा हमेशा रहता है कि यार मैं यहाँ पहुँच जाऊँ। तो इवेंट से जुड़ाव मेरा बहुत ज़्यादा था हमेशा से ही। देन फिर आई केम टू दिल्ली। दिल्ली आने पे मैंने अपनी करियर में एक कंपनी स्टार्ट ज्वाइन करी, जस्ट हॉलीडेज़ करके कंपनी थी। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया अपना करियर। 6 महीने 7 महीने मुझे हुआ ही था कि मैं कोस्टा क्रूज सेल करता था उस समय, और उनमें से एक शिप डूब गया। अब सुबह से शाम तक मैं जिसके पास जाऊं तो प्रोडक्ट की जानकारी बाद में दूं, सिर्फ यही बताता हूँ ऐसे डूब गया वैसे डूब गया। फिर मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन करी, तीसरी ज्वाइन करी, करते करते फिलहाल मैंने लगभग 10 साल इंडस्ट्री को दिया, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स में। एंड भरे कोविड में आई स्टार्टेड माई ओन कंपनी विच इज़ iamtravelagent.com। और अगेन इमीडिएट लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन पे भी लेकिन हम लोगों ने बहुत बहुत मेहनत करी अपनी लेकिन कंपनी को जहाँ तक लेके। मुझे याद है कोविड में आप काफी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज कर रहे थे उस टाइम पे अपनी कंपनी को डेवलप करने के लिए। हाँ, तो चूंकि मैं हमेशा से एक सेल्स और मार्केटिंग का सेलर। बंदा रहा हूँ, सेलू रहा हूँ, तो इसलिए अलग अलग चीज़ें थी। तो ये भी इसमें भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कोविड में हर बंदे को ओटीटी चाहिए था। अब जो भी किसी से फ़ोन करके पूछे कि भाई मुझे नेटफ्लिक्स का पासवर्ड दे दो, तो बोलते थे यार ये मैंने दोस्त से ले रखा है। मुझे आज तक वो मेन बंदा मिला ही नहीं कि असली कौन सा पासवर्ड है दोस्त किसके है? पास। सो आई थॉट कि यार अगर ये 500-600 रुपये लगा के अगर मुझे इस तरीके से मिलता है तो वो मेन बंदा मैं ही क्यों ना बन जाऊँ। सो मैंने सारे ओटीटी के प्लेटफॉर्म के पासवर्ड लिए और मार्केट में सर्कुलर निकाला कि भाई जो भी मेरी कंपनी से इन्वॉइसिंग करेगा पूरे महीने में आप कुछ भी एक एक इन्वॉइसिंग करा लो, एंड यू विल गेट लाइक ओटीटी के सारे लॉगिन्स। तो वो मेरी एक अच्छा स्ट्रेटजी निकली, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कॉल आए, इवन दो नॉट ओनली ट्रैवल एजेंट, डीएमसीज और टूरिज्म बोर्ड्स वालों को भी कॉल है। तो भले वो चीज़ 200 400 रुपए की थी, लेकिन जब वो 10 ओटीटी मिल जाते थे तो वो एक अच्छी खासी कॉस्ट करती थी लोगों को। राइट। फिर हमने पर्टिकुलर एक बंदा रखा उसके लिए जो इस चीज़ को मैनेज कर रहा था, और जो भी हमसे काम नहीं 1 महीने करता था हम उसका पासवर्ड चेंज कर देते थे। अब अगर आपको मुझसे ओटीटी का चाहिए पासवर्ड, तो आपको कॉल करना पड़ेगा तो हमारा बुकिंग देना पड़ेगा। बुकिंग देना पड़ेगा। तो इससे भी हुई। और इसमें तो एक हुआ कि एक कंपनी थी, तो वो काम नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मुझे ना एक कोई एक्स ओटीटी का पासवर्ड दे दो। तो हमने बोला कि नहीं यार, ये तो कोई नहीं देखता। तो उन्होंने बोला नहीं मुझे तो देखना है। तो ऐसे आप बुकिंग करा लो। तो उन्होंने जितने का उसका 1 साल का सब्सक्रिप्शन था उतना उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे एक बुकिंग में बढ़ा के दे दिया। बोले ये वाला आप ले लो, बस हमारे ऑफिस में मत बताना कि ये पूरा सब्सक्रिप्शन का पैसा मैंने ही आपको दिया है। तो मेरा भी फायदे हुआ, मैंने इमीडिएट उसका भी सब्सक्रिप्शन लिया। हालांकि अगेन वो चैनल ऐसा था कि किसी को उसका सब्सक्रिप्शन चाहिए नहीं था, ना मैं बोल सकता था, और यहाँ भी नहीं बोल सकता। बट अच्छा अच्छा रहा वो। और ऐसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी, जैसे आज भी अगर हमारी कंपनी में हमने
स्ट्रेटजीज लगा रखे, इंसेंटिव प्रोग्राम बना रखे हैं। तो लेट्स से मेरे कंपनी का ऑफिस टाइम जो है दैट इज़ 9:59, नॉट इवन 10। तो अगर आप 9:59 तक ऑफिस टाइम पे आते हो तो आपको 100 रुपये मिलता है। तो नॉर्मली हमारे साथ में जितने भी ओनर्स होते हैं वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार ये नहीं आया टाइम पे, वो नहीं आया। मैं मना रहा होता हूँ कि तुम लेट हो जाओ, मेरे 100 बचे। तो सुबह सुबह का ये है हमारा। तो ये इंसेंटिव वाला जो आपका प्रोसेस है, तो ये मतलब कितने परसेंटेज पे काम कर रहा है? आपको क्या लगता है, पैसे जेब से जा रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं? नहीं नहीं, आ ही रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, बढ़िया है हम लोग तो। ये नुकसान तो तो है नहीं भैया, सकता है, हाँ। सॉरी भूल गई थी हम ब्रो। लोग तो उतने बढ़िया है कि हमारा तो अगर डिटॉल की बोतल टूट जाए तो हम तो अंगूठा काट के लगा देते हैं कि उंगली कट जाए, दिक्कत नहीं, डिटॉल खराब नहीं होना चाहिए। सही कह रहे हो, मैं भूल गई थी ना, माय मिस्टेक। मैं मैं रिपोर्ट मान में ले अगर रही हूँ। डॉक्टर से रिपोर्ट आई और उस दिन सब कुछ अच्छा अच्छा रहा तो भी खल गई कि यार पैसा खराब हो इतना गया। पैसे लगाए थे, कुछ तो निकल आता। देखो भैया, अब कानपुर के है ना, तो कानपुर भी है ना, वो कानपुर और बनिया दोनों एक साथ हो गए। हाँ, बनिया ऊपर से कानपुर का। वही तो, वही तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो कानपुर से अब हम चलते हैं कि कानपुर की गलियों में ऐसा क्या फेमस है जो आप हमारे लिए लाए भी हैं, वो भी वैसे आप फेमस ही बता रहे थे। हाँ, कानपुर की गलियों में हर चीज़ फेमस है। मतलब अगर आप जर्नी कर रहे हो हम्म। और अगर आप कानपुर में सिर्फ उतर के कानपुर की हवाएं भी आप ले लो तो आपको थोड़ी देर के बाद फील आ जाता है कि आप कहीं तो हो। वो दिन दूर नहीं कि आपको कानपुर देखो, में आने का वीजा भी लगने लगे। अब आप हवा की बात कर रहे हो तो हमको तो लगता है कि कानपुर की गलियों में सिर्फ हमको गुटखे का ही हवा आएगा। हाँ, गुटखा तो बहुत मशहूर है। मतलब जब मैं दिल्ली से जब मैंने छोड़ी थी तो काफ़ी अच्छा था। मतलब तकरीबन 70% लोग गुटखा खाते थे। अब लौट के आने से और अब 100% हो गया और हो। 90 हो गया है। मतलब तब आदमी खाते थे, हाँ। अब औरतें भी खाने लगी। ओ भाई साहब, अपग्रेड लेवल चल रहा है एकदम। अपग्रेड चल रहा है। बहुत बढ़िया। और गुटखे के अलावा क्या फेमस है कानपुर में? गुटखे के अलावा कानपुर अगर मैं कहूँ चमड़ा, जो है चमड़ा लेदर फेमस है। अगर मैं खाने की बात कहूँ तो मैंने ऑलरेडी मतलब आई थिंक 30+ कंट्री ट्रैवल कर रखा है, इंडिया ऑलमोस्ट सारा ट्रैवल कर रखा है। लेकिन जो सबसे चीप एंड बेस्ट खाना है हम्म। तो मुझे लगता है दिल्ली में लोग रह के कहते हैं दिल्ली चीप एंड बेस्ट है, बट कानपुर ज़्यादा चीपर है। मतलब अगर आप के पास केवल 150-200 रुपए हों हम्म। तो आप 4-5 लोग भरपेट खाना खा सकते हो और मन का हो सकता है उसमें भी बच जाए। अगर आपके पास सुबह 20 रुपए भी हैं तो आप एक हेल्दी ब्रेकफास्ट कर सकते हो कानपुर में। और अच्छा, क्योंकि शहर में ऐसी चीज़ है, जब छोटा शहर होता है तो उसमें अगर आप कोई अच्छी चीज़ बेचते हो तो ऑटोमेटिकली माउथ पब्लिसिटी से बिक जाती है, दिख जाता। और खराब होता है तो बंद भी हो जाती है। बड़ा शहर में क्या होता है कि इतना बड़ा है कि पता ही नहीं चलता कौन, वहाँ एक दूसरे को लोग जानते हैं। हम्म। तो फिर अगर आप कुछ भी बढ़िया बेच रहे हो तो ऑटोमेटिक बिकना ही है। हम्म। तो जैसे ठग्गू के लड्डू मशहूर है। अगर जैसे कल हमारा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी चल रहा था, उसमें भी ठग्गू के लड्डू की बात बहुत देर तक सुरेश रैना जी ने करी। तो वो मशहूर है, आज की डेट में कई सारी मूवीज में आ चुके हैं। उसी के साथ साथ अभी जैसे बनारसी के लड्डू मशहूर हैं। हम लोग कई सेलिब्रिटीज़ का ट्रैवल मैनेज करते हैं। सो अभी हमारे एक सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने गृह प्रवेश किया था तो उनके लिए कानपुर से बनारसी के लड्डू आए थे, एक क्रेटा भर के। ओ क्योंकि भाई। उन्होंने बोला कि हमें तो बनारसी ही के लड्डू चाहिए, तो वो भी कानपुर से बिलोंग करते हैं इसलिए उनको चाहिए था। उसके बाद में आप चाट, बतासा, टिकिया, पापड़ी। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, तो जो मेरा एरिया जहाँ पे मैं रहता हूँ तो वो अगर मैं उसमें एक 800 मीटर की एक लेन है, पूरी मार्केट है, सीसा मऊ बाजार बोलते हैं उस एरिया को। और वहाँ पे गोलगप्पे बहुत मशहूर है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में वहाँ पे पानी के बताशे बोलते हैं। पता। और वो इतने ज़्यादा बिकते हैं उस उतनी पर्टिकुलर एक 800 मीटर की लेन पे, कि 800 मीटर की लेन पे कम से कम 70 शॉप मिलेंगी आपको गोलगप्पों की। भाई इट्स लाइक साहब। नेक्स्ट टू ईच अदर या आमने सामने। हम्म। तो अगर आप यूं खड़े हो और आप केवल 10 मीटर के आसपास अपना एक रेडियस पूरा देखोगे तो भी आपको 20-30 गोलगप्पे वाले मिलेंगे। सबके पानी डिफरेंट होंगे और सबकी दुकानें चल रही हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा ज़्यादा चलता है मेरा कम। सो हम लोग बहुत ज़्यादा गोलगप्पे खाते हैं। ऐसा क्या डिफरेंट है उनके, मतलब इतना 70 तरीके का अगर वो पानी होगा तो ऐसा क्या उसमें डिफरेंट होगा? सबका अपना एक मार्केट शेयर है। मतलब समझ नहीं आता और कि क्यों बिक रहा है, और सबका बिक रहा है और बहुत बिक रहा है। हम्म। कोई भी ऐसा नहीं है जो कहता मेरा पानी बच गया या मैंने अगले दिन यूज़ किया। हम्म। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग रात को 11 साढ़े 11 बजे भी निकल रहे हैं, सारी मार्केट बंद हो गई, तब भी 2 लोग गोलगप्पे लगा के बेच रहे हैं और लोग खा रहे हैं। तो गोलगप्पों के लिए मतलब बहुत मशहूर मुझे ऐसा लगता है बताशा। बताशे, यहाँ पानी के बताशे। ये तो मुझे भी याद हो गया, क्योंकि मुझे याद है अभी मैंने
रिसेंटली पता नहीं लखनऊ में पता नहीं कहाँ पे जाके गोलगप्पा वर्ड यूज कर दिया था। वो कह रहे मैडम हमारे यहाँ गोलगप्पे वोलगप्पे नहीं मिलते हैं, हमारे यहाँ मिलते हैं पताशे। हाँ पान। मैं कि भाई पतासे तो हम व्हाइट वाला जो चीनी का होता है ना पतासा उसको बोलते हैं हम। अब बहुत लोग हैं जो प्रोनाउंसिएशन में बतासे की तरफ बसाते भी बोलते हैं, जो लोग लखनऊ को नखलऊ बोलते हैं। वो हो जाता है कभी भी, बेचारों का जीव लड़खड़ा जाता है, कोई बात नहीं। गुटखा हमारा भी हो खाते हैं जाता इसलिए। है, हमारा भी हो जाता है। हमारा भी हो जाता है कभी कभी, वो क्या बोलते हैं स्लिप ऑफ टंग हो गया, हाँ, हो इतना जाता इतना हम लोग को नहीं समझ आता, हम लोग देसी लोग जबान फिसल गई वो मेरे मुंह से निकल गई थी। हाँ, तो भाई साहब मुंह से निकलेगी और कहाँ से सोच रहे थे आप? तो ये था हमारा कानपुर का खान पान। और कानपुर में अच्छा एक चीज ऐसी कानपुर की मुझे लगती है क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज वहां से निकले हैं, ऐसा भाई तुम्हारे कानपुर के गुटके में कुछ है या तुम लोगों के खून में कुछ है? कानपुर के खून में ही कुछ है, कानपुर का आदमी कुछ बने ना बने बच्चों जरूर बनता है, भले आप वो उसको काट देना। वो हम देख पा रहे हैं, राइट गाइस? हाँ, तो जो सेंस ऑफ ह्यूमर है कानपुर के लोगों में वो सब में है, सब में मतलब सब में। तो अगर आप स्टेशन से बाहर निकलोगे और अगर आप रिक्शे वाले के साथ केवल एक होटल तक की जर्नी भी करोगे ना, और आप उसको कोई ऐसा टॉपिक दे दो जिस टॉपिक के बारे में शायद आपको भी ना पता हो, तो लेट्स से आपने बोला फिनेंस, तो उसको कुछ नहीं पता फिनेंस के बारे में, लेकिन वो आपको ज्ञान बहुत इतना, देगा। हाँ, होटल पहुंचते में उससे इतना तो बता ही देगा कि जितना शायद आपको लगेगा कि इसने क्या बताया कैसे बताया, लेकिन बता दिया। तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। तो सपोज आज मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास शायद मेरे घर में सेकंड हैंड वैगनार होगी और आप आपकी ऑडी में मैं बैठा हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से आपसे डिस्कशन करूंगा ऑडी को लेके कि आपको लगे कि भाई लग रहा है पॉर्श से उतरा है अभी, और वैगनार तो मैं इसके सामने बोल भी नहीं सकता। या वो रहता होगा एक छोटे से 5,000 रुपए के रेंट पे और आपकी 50 करोड़ की कोठी में आके बैठ के इंटीरियर के बारे में आपको ऐसे डिस्कस कर लेगा कि आपको लगे भाई ये तो बिल्कुल, बोलने में दम है। हाँ, ये मन्नत का इंटीरियर इसी ने किया है। तो कॉन्फिडेंस लेवल कानपुर में भरा हुआ है। मुझे नहीं पता कि वो जो वहाँ के पानी में है, और पानी से मैंने एक स्टोरी भी आपको बताई थी कि जब मैं इनिशियल था तो हमारे एक सीनियर थे, वो कानपुर नहीं जा पाते थे ज़्यादा, तो जब भी वो मैं कानपुर से आता था तो मुझे बोलते थे मेरे लिए पानी लेके आना, तो मैं उनके लिए कई सालों तक मैं पानी लेके आया, और वो पीते थे, बोलते भाई मुझे कानपुर का बस पानी पिला दो, बहुत है, इसके पानी में ही कुछ है। पानी में ही घुसे, और मुझे लगता है ये अब ना थोड़े दिनों में हवा पानी सब पैक करके आने लगेगा। यस। दिल्ली में तो जरूरत भी बहुत हो गया, हाँ नहीं दिल्ली हवा, में, अब हवा की ज्यादा जरूरत हाँ, है। तो आप कानपुर आइए, आपको हवा खाने में मजा आएगा। कानपुर की हवा में लग गई तो तुम्हारा क्या होगा भैया? कोई बात नहीं, हमको मैनेज कर हमारे लेंगे। पास तो पहले ही हरियाणा का बहुत कुछ दिया हुआ है ना। हरियाणा वाले फिर आपके मैं से हम में आ जाएंगे। हाँ बस इतना ही फर्क रह गया है कि हम मैं से हम में नहीं आए हैं। और थोड़े दिनों में लग रहा है कि अगर थोड़ा कानपुरिया लग गया ना तुम लोगों के साथ थोड़े दिन हम ऐसे कॉन्वर्सेशन हम वाला करते भी हैं बड़ा होता है, तो जब मैं मुंबई वगैरह कई बार जाता हूँ तो अगर मैं शब्द का यूज़ कर लेता हूँ, तो हमारे कुछ लोग हैं जो सेलिब्रिटी कानपुर से बिलोंग करते हैं, और जब मुझे मुंबई वगैरह में मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं कह के क्यों बात कर रहे हो भाई, बेइज्जती जब कर दिया हाँ था जब एक बार। आपस में हो तो हम क्यों नहीं बोल रहे हो। तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे लगा कि आपको बुरा लगे, बोले बुरा लगेगा भाई, तुम यहाँ इसीलिए बैठे हो क्योंकि तुम कानपुर से आए हो। अगर तुम अभी दिल्ली और किसी मेट्रो से आए होते तो तुम्हें अपॉइंटमेंट के थ्रू आना पड़ता भाई, तुम्हारे साथ सही आगे बात है। कानपुर जुड़ गया इसलिए तुम इतने अंदर तक आके बैठ चुके हो। हाँ तो कानपुर का नाम चल रहा है ना। हाँ, बेनिफिट बहुत मिलता है कानपुर का होने से, वो एक लोकल अटैचमेंट हो जाता है मुझे बहुत लगता ज़्यादा। मतलब हमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक जेल के कैदी को आप जेल में बंद करके रखो और उसको सालों तक सूरज की रोशनी मत दिखाओ, है। और जरा सी रोशनी दिखाओ, और उसको वो देखने पे जो फील आती है ना, वो अगर मुझे दिल्ली में यूपी 78 लिखा हुआ दिख जाए किसी गाड़ी में तो वो फील आ जाएगी। अरे मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं दूर भी चले जाओ ना, गलती से आपको अपने इलाके का कोई बंदा दिख जाए, भाई साहब ऐसे प्यार आ जाता है कि बस बिछड़े हुए तो दोस्त नहीं मिल जाते हैं, वैसे वाली तो फील अभी आ मैं जाती है। यूके में था तो एडनबर्ग में मैं कहीं गोलगप्पे ही खा रहा था, हम्म। तो गोलगप्पे में कोई ऐसा बंदा मिला मुझे, और मेरी बातचीत से शायद उसको फील आया कि ये तो कानपुर, कानपुरी हाँ, है। तो उसने ऐसे बोला कि भैया कानपुर से, हमने हाँ आप भी, कह रहा हमने लाओ फिर रजनीगंधा खिलाओ। भाई साहब तो आ जाएंगे, तुमने रजनीगंधा नहीं छोड़ा। तो मैं नहीं खाता, बट ही वाज लाइक कि यार भैया आप तो दो और खा लो, तो एक अलग सा अटैचमेंट जुड़ गया हो कि जाता है, कानपुर सुनते ही वो पता नहीं क्या ही आ जाता है। ये हो जाता है, एक लगाव ही अलग हो जाता है। हाँ, मेरे एक मामा हैं जो बॉलीवुड सिंगर हैं, अमित गुप्ता, जिनकी वजह से मुझे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ के बीच में बैठने उठने का मौका मिला, एक कनेक्शन मिला। तो जैसे मैंने किसी एक सेलिब्रिटी का ट्रायल मैनेज किया, उनको अच्छा लगा मेरी सर्विसेज,
और उनको बात सब सर्विस से ज़्यादा उनको मुझसे बातचीत करके अच्छा लगा। फिर उन्होंने किसी दूसरे ने तीसरे को रेफ़रेंस देते गए और उनको लगा ऐसे एक चेन बन लगा गया हाँ, आपका हाँ, सेलिब्रिटीज़ का। तो जब उनसे बात भी किया तो ही सेड कि यार तेरा मामा तो ऑलरेडी एक फन लविंग गाय है और तुझसे भी मैं बात करता हूँ तो मुझे मुझे बड़ी मज़ा आती है। तो हुँ, तुम पैकेज भले महँगा दे दो लेकिन बात किया करो। तो बातों में ही उनको अच्छा लगने लगता है क्योंकि एक एक यूपी की भाषा में एक थोड़ा-सा एक लहेजा, एक सादगी भी होती है, तो वो भी उनको अच्छा लगता है। तो एक वो पूरा मैंने चैन पकड़ के रखी। फिर मैं जो मेरे दूसरे मामा हैं जो इवेंट्स वगैरह में हैं, उन्होंने मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन के कोटे में एंट्री दिलाई और फिर मैं एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो आज हमारे पास ऑलमोस्ट 80 प्लस सेलिब्रिटीज़ हो गए हैं जिनका ट्रैवल हम मैनेज कर रहे हैं। ग्रेट। एंड देयर आर फ्यू सेलिब्रिटीज़ जिनकी अभी हम आगे चल के वेडिंग भी कर रहे हैं। तो ये फोटे भी तो तो मैं कैरी कर रहा सेलिब्रिटीज़ हूँ। के साथ आप कैसे काम करते हैं? कुछ ऐसे लूप होल्स हैं या आपको चैलेंजेस आते हैं? सेलिब्रिटीज़ की क्या डिमांड्स होती हैं? कुछ आप व्यूअर्स को बताना चाहेंगे जो सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो सेलिब्रिटीज़ को लेके 2 तरीके की चीज़ें हैं। तो बहुत सारे लोग सीधा प्रोडक्शन हाउस पहुँच जाते हैं, बहुत बड़े काम के लिए उनको लगता है सीधा मैं पहली बार में 10 करोड़ का काम कर लूँ। तो हम लोगों ने तो बहुत ज़ीरो से स्टार्ट किया, तो हम लोग इतने बड़े प्रोजेक्ट नहीं पकड़ते हैं। हम लोग जो पकड़ रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका पर्सनल या फैमिली ट्रैवल को कर रहे हैं या उनसे शो से रिलेटेड। तो पेमेंट को लेके आपको बहुत क्लियर रहना पड़ता है कि आप जिनसे कर रहे हैं, आप किसी के रेफ़रल के थ्रू हो, क्या है, वो आपको देखना पड़ता है। जो चैलेंजेस आते हैं, वो ये आते हैं कि आपको पहली बात तो बहुत क्लियर करना है कि हमें तो सुनने में लग रहा है सिर्फ़ वो एक टिकट है, 4,000 5,000 या मेबी 10,000 रुपए की हुँ, या एक होटल है। बट सही फ्लाइट का चुनाव करना, सही होटल का चुनाव करना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है बिकॉज़ उससे आगे जो चीज़ें होती हैं वो बहुत चीज़ें जुड़ी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी सेलिब्रिटी का हमने एक ट्रैवल मैनेज किया उनका पटना में शो था और उनका अगला जो शो था वो हैदराबाद में था। हुँ, अब हमारे को गो अहेड आ गया कि आप इस टिकट को बुक कर दो बट ड्यू टू सम रीज़न या रात को गो अहेड आया और हम आलस में आ गए और हमने वो टिकट बुक नहीं करी। अनफॉर्चुनेटली वो फ्लाइट सोल्ड आउट हो गया, उसमें टिकटें नहीं बची। हुँ, पटना से हैदराबाद के लिए वो केवल एक सिंगल फ्लाइट थी। अब हैदराबाद का जो शो है वहाँ एक की जगह 2 शो लगे हैं और दोनों सोल्ड आउट है और हुँ, एक शो की कीमत ऑन एन एवरेज 20 लाख रुपए है। तो अब आपके एक गलती की वजह से 40 लाख रुपए का पूरा शो स्टेक पे आ गया है। हुँ, तो एरर का हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं होता। दूसरा क्या होता है कि जब आप सेलिब्रिटीज़ को मैनेज कर रहे हो सबके अपने-अपने नेचर है। आप यहाँ पे एक एक ऑफ़िस में बैठे हो, आपको नहीं पता कि उस समय वहाँ पर क्या गुज़र रही है, उसके मैनेजर के ऊपर क्या है, कौन-सी क डिस्टेंस है, ट्रैफ़िक कम है, ज़्यादा है। तो हमें ये सारी चीज़ें बड़ा मैनेज करके चलनी पड़ती हैं कि जो जो पर्टिकुलर जहाँ पे वेन्यू है, वो होटल पास में होना चाहिए। उसके बाद जैसे हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं उनको स्मोकिंग ही रूम चाहिए होता है। तो हमने उनका ट्रैवल अगर लगभग 1.5 साल मैनेज किया तो 1.5 साल में ऑन एन एवरेज हमें पूरे इंडिया में पता चल गया कि शहर में कौन-सा होटल है जो स्मोकिंग है। स्मोकिंग है। तो ही इज़ अ चेन स्मोकर। हुँ, तो अगर उनको फॉर एग्ज़ाम्पल उनका ओबराय मुंबई बुक है और उनको वो मुंबई एयरपोर्ट में वो लैंड किया एंड ही सेड कि मुझे अभी होटल जाने में टाइम है, मुझे फ्रेश होना है। तो हमने केवल आधे घंटे के लिए उनका 50,000 रुपए का रूम बुक किया, स्वीट रूम स्मोकिंग जस्ट बिकॉज़ कि उन्हें फ्रेशन अप होना था। हुँ, तो अगर सामने वाला बंदा इतनी हैवी कॉस्ट आपको पे कर रहा है, तो आपको भी अपना 100% देना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। तो आप आपके पास एरर का कोई कोई वो नहीं है, आप एरर नहीं कर सकते। अगर आप किसी सेलिब्रिटी का काम देख रहे हो क्योंकि शोज़ लगे हैं, अगर आप अगर फ्लाइट बुक कर रहे हो, तो आप कोई ऐसी फ्लाइट नहीं बुक कर सकते हैं जो जिसका कैंसलेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। हुँ, तो देयर आर फ्यू फ्लाइट्स तो हम लोग फॉर एग्जांपल अगर हम कभी अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट बुक कर रहे होते हैं, तो हम उसका प्लान बी भी लेके चलते हैं कि अगर भाई 7 बजे की फ्लाइट 1% को छूट गई, तो हमारे पास अगला ऑप्शन क्या है? कई बार ऐसा होता है कि बहुत देयर आर मेनी सेलिब्रिटीज़ अगर आप उनके भी पॉडकास्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने एक-एक दिन में 2-2 3-3 शोज़ किए हैं, गलती की वजह से। तो लेट्स से उन्होंने चंडीगढ़ में एक शो किया, इमीडिएट उन्होंने दिल्ली में आके शो किया। हुँ, अब अगर चंडीगढ़ से दिल्ली की कोई बीच की फ्लाइट है तो ठीक है। अगर नहीं है तो आपको ये इतना गैप लेके चलना पड़ेगा कि एक आपकी गाड़ी बिल्कुल बफर में खड़ी रहनी चाहिए वहाँ पे, कि बस आप स्टेज से उतरते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और पहुँच जाते हैं। तो ये बहुत सीरियस बिज़नेस है। तो सुनने में हमें लगता है कि हम कॉमेडियन का काम कर रहे हैं, बट कॉमेडियंस आर वेरी सीरियस अबाउट देयर वर्क। उनसे ज़्यादा सीरियस कोई नहीं होता।
टाइम मैनेजमेंट की बात है ना, टाइम मैनेजमेंट की बात। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जहाँ आ जाती है वहाँ पे कोई कॉमेडियन नहीं है और कोई सेलिब्रिटी नहीं है। करेक्ट। तो जो स्टैंड अप कॉमेडियन हमें स्टेज में हंसा रहा होता है, एक्चुअल में बहुत सीरियस होता है। तो मैं एक बार राजीव श्रीवास्तव जी के साथ बैठा था, तो हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे थे। मैं आपको बात कर रहा हूँ, जब मैं अपने कॉलेज डेज में था, तो मैंने उनसे कोई जोक डिस्कस किया, क्योंकि उस समय मैं भी स्टैंड अप कॉमेडी करता था अपने कॉलेज फेस्ट एंड ऑल में। तो उन्होंने इस चीज़ को सुना और इमीडिएट अपने जोक में उसको सही किया, और उन्होंने बताया। तो दे सेड कि इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस। हम्म तो अभी कंपनी है द लाफ स्टोर, हम्म तो उनकी पंच लाइन ही वही है, वी टेक्स जोक सीरियसली। तो वो जोक्स को बहुत सीरियसली लेते हैं, बिकॉज दैट इज देयर वर्क। एब्सोल्युटली, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है ना, कॉमेडियंस बेशक से दूसरों को हंसाने के लिए होते हैं, लेकिन एक मुझे आज भी चीज़ें याद है, जो सामने से हंस रहा होता है ना, वो अंदर से कितना परेशान है ना, ये उसे ही पता है। राइट। तो जो 1.5 घंटे का शो आप लाइव शो देखते हो किसी का, हम्म, आप स्टेज शो पे जाते हो, उस 1.5 घंटे में उनको कम से कम लाइक महीनों लगते हैं उतने स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट लिखने में। लिखने के फिर लिए। वो अपने इंटरनल ऑडियंस को वो पिच करते हैं, फिर वो उसका फीडबैक पूछते हैं कि इसमें से कहाँ पे हुक आया, नहीं आया, अच्छा लगा, खराब लगा, बिकॉज हमने बहुत अच्छा समय बिताया है सबके साथ में, तो हमें पता है कि बिहाइंड द सीन्स क्या क्या हो रहा होता है। तो हम्म, आपको जो बिल्कुल स्मूथ एक चीज सुनने में लग के आ रही होती है, और लगता है यार ये तो कुछ होता ही नहीं, उसके लिए लेकिन बहुत उसके लिए प्रैक्टिस बहुत लगती है। मेहनत लगती है। तो आपको लगता है कि यार यार बंदे ने ये जोक तुरंत बना दिया। तो वो कुछ लोग हैं इंडस्ट्री में जो 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 तुरंत क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक्चुअल में वो जो पंच लाइन है, जो उनका वो थॉट प्रोसेस है, वो बहुत सालों का आ रहा है। वो चीजें उन्होंने अपने बिल्कुल पिटारे में रखी हुई हैं, और वो बस उस पिटारे से सही समय पे बाहर निकालते हैं। आप ऐसा बोल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट वार्तालाप करने का है। तो अब बताओ, फिर लड़की ढूंढना है तो अभी क्या क्या क्वालिटीज चाहिए हमें? जिंदा हो। गुड़िया थोड़े ना ला के देंगे तुमको। हाँ, मतलब इतनी लेट आ रही है, क्योंकि हमारे दोस्त हैं, उनके पास तो वैसे रिश्ते आ रहे हैं, बोले हमारी एक लड़की है, उसकी भी एक लड़की है, कर लो, फैमिली प्लानिंग पहले हमने कर रखी है। हाँ तो सही है। तो बस वैसा रिश्ता ना है। हाँ मतलब हाँ, ठीक है। सुंदर सुशील टिकाऊ हो। सुंदर जितना हमने सुशील टिकाऊ। जितना हमने कमाया है उसको सहज करके और बढ़ा ही ले, कम ना करे। मतलब बहुत मेहनत से पक्के बिरयानी चाहिए है। हाँ, मतलब बहुत मेहनत से कमाया है, तो बढ़ा ले, कम ना करे। मतलब उड़ाना मत भैया। हाँ। सही है, तुम पहले ही उसको बता रहे हो कि देखो हम इतना ही देंगे, इसका इंटू 10 कर सकती हो, माइनस में हाँ। कुछ नहीं कर सकती। अभी इसी से याद आया, अभी मेरा एक दोस्त था, तो अभी हनीमून पैकेज उससे बात हो रही थी, तो तब मैंने उसको पैकेज दिया ₹1,00,000 का। मैं कहा हाँ, भाई ये वाला पैकेज ले लो, तो बोले यार महंगा लग रहा है। फिर मैंने उसको 70,000 का पैकेज दिया, वो भी महंगा लगा। तो मैंने बोला भाई तुम्हें सीरियसली बता दो बजट कितना है?" भाई मेरा बजट बहुत कम है। मैं काम काम करो, फिर तुम बॉजी मेरे साथ भेज दो। जूता नहीं मारो वो तुमको फोन से घुस के। तो अब शादी का समय आ गया है, क्योंकि अब मैं सिंगल ऑक्यूपेंसी ही रुक रहा हूँ बहुत दिनों से। मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा ना हो जाए कि मैं हनीमून पे भी अपने वाइफ का पैकेज सिंगल ऑक्यूपेंसी कराऊं, और मैं अपना एक्स्ट्रा बेड में रुकूं। देखो भैया, हमारे लौंडे के दिन बहुत खराब आ रहे हैं। जिसको जिसको कोई रिश्ता दिखे अच्छा सा, बनिया लड़की का, प्लीज आप हमारे कमेंट्स में लिख देना। हाँ, कमेंट में लिख देना। और देखो पहली बार मैं लड़की के लिए कमेंट करवा हाँ, रही हूँ अपना, ये नहीं बोल रही हूँ कि पॉडकास्ट अच्छा लगे तो कमेंट कर हाँ, देना। और इंस्टा की प्रोफाइल भी डाल देना उसी की। इंस्टा का प्रोफाइल टैग कर देंगे हम। अच्छा लगेगा तो वी विल गेट बैक टू यू। भैया ये हम कर रहे हैं इस लौंडे की शादी के लिए, पॉडकास्ट इसीलिए कर रहे हैं हम, है ना। ये इसी के लिए बनाएंगे, बनिया लड़की की रिक्वायरमेंट है, ऐसे करके कोई टैगलाइन अनुपम बनाएंगे इस मित्तल पे। का कॉल आने वाला है आपके पास कोलाब्रेशन के लिए कि भाई मुसाफिर मीडिया वाले शादी.com से बातचीत कर ले। वही लग रहा है हमको। अब हम यही करेंगे, ट्रेड के बैचलर लौंडे और जितनी भी लड़कियां हैं ना, उनको बुलाएंगे पॉडकास्ट पे, फिर हम उनके वो स्वयंवर। स्वयंवर करवाएंगे। करवा सकती हैं आप, इसमें आपको बढ़िया स्पॉन्सरशिप आएगी, क्योंकि जितने लड़के अच्छे होंगे वही अपनी अपनी स्पॉन्सर देंगे कि बढ़िया बढ़िया पहले हमको बता देना। हाँ पहले पहले बता देना, हाँ, सही कह रहे हैं, अच्छा बिजनेस है सेम ये। लड़कियां भी बोल सकती हैं आपको हाँ कि अच्छे अच्छे लड़के हमें बता देना, और इंडस्ट्री असलियत जरूर बता देना, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट रेट के हर बंदे की असलियत तो पता ही है। कौन कितने पानी में है। तो ये हो गया हमारा फन सेगमेंट। अब हम वापस ट्रैक पे आते हैं। आज हम इससे ये पूछेंगे कि आप जो ये जितने भी जितना मैं आपके बारे में जानती हूँ, आप हमेशा अपनी टीम में फ्रेशर्स को रखते हो। हाँ। और फ्रेशर्स को रखना इट्स अ बिग चैलेंज, क्योंकि अगर मैं खुद भी हूँ, मैंने बहुत फ्रेशर्स को इंटर्नशिप में बहुत सिखाया है, क्योंकि केयू से आने के बाद में मुझे लगता है कि हर साल हर सेमेस्टर के बाद मेरे प्रोफेसर स्टूडेंट्स को मेरे पास भेज देते थे कि आप 40 दिन की ट्रेनिंग डिम्पल मैम से करके आओ, और आज तक ऐसा हो रहा है। तो उसमें बहुत मुश्किल होता है उनको सिखाना, एक इनिशियल स्टेज से बिल्कुल जीरो से आप उसको कैसे लेके आते हो जो वो मार्केट में इतने परफेक्टली उतर पाते हैं।
तो बाय गॉड ग्रेस आज की डेट में मेरे जितने भी टीम मेंबर हैं उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मेरे साथ ही करी है। तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। पहली बात तो मेरे ऑफिस में एम्प्लॉय शब्द यूज़ ही नहीं होता है। हमारे यहाँ जो भी है वो टीम मेंबर है। सेम हियर। इवन दो अगर आप मेरे किसी सिग्नेचर में भी चेक करोगे, मुझे मजबूरी में लिखना पड़ता है फाउंडर एंड सीईओ, क्योंकि मैंने तो लोग मुझे हल्के में लेंगे। बाकी हमारे यहाँ पे जितने भी हैं सब लोग बिजनेस एसोसिएट लिखते हैं, बिकॉज सबकी वजह से बिजनेस ग्रोथ होता है। अब आते हैं बैक टू फ्रेशर। तो जैसे मैंने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में काम किया, बहुत ज़ीरो लेवल पे भी काम किया है और बहुत सीनियर पोजीशन पे भी काम किया है। तो हायरिंग भी करी है। तो लास्ट कंपनी में सपोज जब मैं हायरिंग करता था, मेरे पास ऑलरेडी एक सेगमेंट चीज़ें सेग्रीगेट होके आती थी कि ये प्रोफाइल है, ये है। फ्रेशर में 2-3 फ़ायदे होते हैं। बढ़िया पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ, नंबर 1 कि वो कम सैलरी में जॉब करने के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि अगर अगर हर कोई एक्सपीरियंस बंदा ही ढूँढेगा तो फ्रेशर जाएँगे कहाँ? क्योंकि अगर मुझे भी ऐसे ही किसी ने ना रखा होता, तो ऐसे तो कोई फ्रेशर कभी एक्सपीरियंस बन नहीं पाएगा। ट्रू। तो एक तो वो बचपन का एक चीज़ हमेशा थी कि नहीं यार मैं रहूँगा, कि सपोज़ हम लोग जब शादी बारात में जाते थे और बोलते बच्चों को नहीं मिलेगी आइसक्रीम, बड़े खा जाते थे। बोलते यार जब बच्चे ही नहीं खाएँगे तो फिर ऐसा कैसे चलेगा? तो तब सोचा था कि यार अगर मेरे यहाँ पे कभी कोई फंक्शन होगा तो बड़े खाएँ ना खाएँ, आइसक्रीम बच्चे पहले खाएँगे। ऑन द सेम टाइम सोचा था हमेशा कि जब भी कभी कंपनी अपनी रन करूँगा तो फ्रेशर को ज़्यादा वह रखने पे प्रेफ़रेंस करूँगा। तो हम सबसे पहले फ्रेशर रखते हैं। फ्रेशर में एक फ़ायदा ये होता है कि उनके अंदर एक सीखने की लालसा होती है। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों को आने लगता है, वो नया थॉट हर कोई एब्ज़ॉर्ब नहीं करना चाहता है। एक्चुअली फ्रेशर्स को आप अपने तरीके से ढाल भी सकते हैं ना, करेक्ट। कच्चा घड़ा होता है। कच्चा घड़ा होता है। हुँ। और जो एक्सपीरियंसफुल होता है और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंसफुल होता है, वो फिर एक समय के बाद अपने आगे सुनता नहीं है। ट्रू। तो फ्रेशर में हमें ये फ़ायदा होता है। फिर ऑलरेडी चूँकि मैं 10-12 सालों से हायरिंग करता आ रहा हूँ, लोगों को सिखाता आ रहा हूँ, अपने टीम मेंबर बढ़ाता आ रहा हूँ, तो एक एक सेट पैटर्न है कि अगर कोई अब कल को मेरा ऑफ़िस जॉइन करेगा, तो सपोज़ मेरे यहाँ पे एक फ्रेशर ने जॉइन किया, तो हम पहले 2 दिन तो उसको सिर्फ़ ऑब्ज़र्वेशन के लिए रखते हैं। उसको हम बोलते हैं आप पूरे ऑफ़िस में सिर्फ़ वाइब्स लो। जितने लोग काम कर रहे हैं उनके पास जाओ, बैठो, कभी इसके बगल में बैठो, कभी उसके बगल में बैठो और एक ऑफ़िस का माहौल देखो और पहले समझो कि यहाँ पे चल क्या रहा है, हम लोग करते क्या हैं। फिर धीरे-धीरे 2-4 दिन के बाद हम उसको एक टास्क देते हैं कि आप एक काम करो, ये विज़िटिंग कार्ड रखें, एक्सेल शीट रखिए, इस डेटा को एक एक्सेल शीट पे से भरो। तो उससे क्योंकि हमारे पास कई बार ऐसे भी लोग आए हैं, जिन्होंने शायद लैपटॉप में पहली बार हाथ चलाया है। तो कोविड के टाइम पे तो हमारे पास कुछ ऐसे भी बच्चे थे कि जिन्होंने शायद पहली बार लैपटॉप को मतलब फ़ील किया था, अदरवाइज़ उन्होंने सिर्फ़ सोच रखा था, बिकॉज़ वो इस तरीके की जगह से बिलॉन्ग करते थे। तो जब उन्हें उन्हें ऐसा लगता था भैया ये तो सब टेढ़ा-मेढ़ा लिखा है, ये एबीसीडी सीधे-सीधे क्यों नहीं होता? तो उनको पता नहीं भाई ये जिसने बनाया पता नहीं ऐसा क्यों बनाया, मेरे पास भी ऐसे यही था स्टार्टिंग में। तो उन्हें धीरे-धीरे एक्सेल आती है, फिर हम उन्हें कॉलिंग पे डालते हैं कि आप होटल को फ़ोन करो, होटल के सेल्स वाले का नंबर निकालो। ग्रेजुअली फिर हमें बताते हैं उनको कि ये अलग-अलग बी2बी के पोर्टल्स हैं, आप इन पोर्टलों पे जाके होटल के रेट चेक करो। तो इवन दो आज ही हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सेल शायद 1 करोड़ रुपए महीने की होगी, वो सेल कर रहे हैं। वो होटल तो आपको ब्राज़ील का बेच देंगे, लेकिन अगर उनसे ये पूछ लो कि इस होटल के बगल में क्या है, ब्राज़ील क्या है, तो शायद वो आपको ना बता पाएँ। लेकिन उनको ये पता है कि ये होटल सबसे बेस्ट किस पोर्टल पे आएगा। हाँ। तो उनको एक पर्टिकुलर पैटर्न के लिए चीज़ें सेट करिए दैट एंड दे आर डूइंग रियली, रियली गुड। उसके बाद में फिर जब वो उस चीज़ से बाहर निकलते हैं, फिर हम धीरे-धीरे उनको प्रेज़ेंटेशन में लेके आते हैं कि आपको वर्ड फ़ाइल ऐसे बनानी है, इस तरीके से पिक्चर पेस्ट करनी है। तो ये एक प्रोसेस 1 से 2 महीना इस पूरी चीज़ को लगता है। 2 महीने के बाद फिर वो जिस भी सीनियर के साथ में जुड़ के काम कर रहा होता है, ऑटोमैटिकली सीनियर की इस चीज़ को समझ में आने लगती है कि मुझे ये कैसे बना के देना है। केवल कॉस्टिंग पार्ट हम उसको नहीं बताते एग्ज़ैक्टली कैसे करना है। एंड आफ्टर 2 मंथ हम उसको एज़ पर उस जो भी इसका टैलेंट होगा उसके हिसाब से उसको 2 से 3 महीने के अंदर हम उसको क्लाइंट के सामने फेस करने के लिए बैठाल देते हैं। एंड बिलीव मी, अभी भी कई बार ऐसे हमारे लोगों के फ़ोन आए हैं कि जब उन्होंने जी करके बात करी उस फ्रेशर से, तो मैंने उनसे पूछा आपके हिसाब से आपको क्या लगता है इनको कितना टाइम हुआ होगा? तो बोलते हैं यार 5-6 साल तो हो गए होंगे। तो जब वो ये बोल रहे होते हैं कि यार मैंने इससे बात करी और ये बंदा मुझे सामने से एक 8-10 साल एक्सपीरियंस बंदे ने मेरे उस बंदे को सर बोला या फ़ील किया कि इसको 5-6 साल हो गए, तो मुझे लगता है कि मेरी जो अब ये जो मैंने मेहनत लगाई है इसके ऊपर, या मेरी पूरी टीम ने मेहनत लगाई, वो सक्सेसफुल रही। तो आप किस बिहाफ पे उनको अपॉइंट करते हो? किसी भी बिहाफ़ पे नहीं। तो सपोज़ मैंने किसी को स्टार्टिंग में रखा, उनसे पूछा आपको गोवा के 3 होटलों के नाम बताइए, तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे 3 होटल के नाम में भी उन्होंने थोड़ी देर तक सोचा, 1 या 2 बता पाए, मैंने कहा नहीं बता पाए, हाँ, बोले ठीक है, ये डन।
आई वाज इन पुणे। पुणे में किसी गर्ल को रखा, तो उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो मैंने कहा तुम्हारे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, तुम कैसे फेस करोगे आगे एजेंट को? क्योंकि उस समय B2B हम लोग कर रहे थे वहाँ पे। और B2B में आप ऐसे बंदों को फेस करने जा रहे हो जो 10 से 20 साल एक्सपीरियंस फुल है। आप उसको अपना माल बेचने जा रहे हो, तो आप उनसे बात कैसे कर पाओगे? आपको तो, अगर आप 10 साल वाले को हैंडल करने जा रहे हो, तो आपको एटलीस्ट 10 साल एक्सपीरियंस जितना बातचीत आनी चाहिए। तो उसको मैंने बोला आप एक काम करो, आप मुझे कस के बस एक बार चिल्ला दो। अगर आपने तेजी से चिल्ला दिया तो आप सेलेक्ट हो गए। हाँ, मतलब ये है कि अगर कोई भसड़ होगी, अगली बार चिल्लाना पड़ गया तो गले में हाथ तो होना उसने चिल्ला चाहिए। दिया एंड शी वाज सेलेक्टेड। एक को बोला कि तुम 3 गालियां दे दो कोई भी। बोलो, वो तो इंडस्ट्री में बहुत हाँ, बहुत तो उसने ज़रूरी है। उसने 3 गाली कुत्ता कमीना टाइप बोल दिया है। कहा ठीक है चलो, इसको तो हम इम्प्रूव कर देंगे। और इससे कुछ नहीं होता, पता नहीं उसको चलता। सेलेक्ट कर दिया। एंड वो जिनको मैंने 8-10 साल पहले एज अ फ्रेशर इंडस्ट्री में रहते, आज वो बहुत मतलब मल्टी लेवल कंपनीज हैं अपने ट्रैवल की, उनमें सीनियर पोजीशन पे दे आर वर्किंग। तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि कहीं ना कहीं इन बच्चों को मैंने शायद हेल्प करी। डेफिनेटली लाइफ में कुछ ना कुछ बनते, मुझे लगता है उनका करियर मैंने बिगाड़ दिया ट्रैवल में लाके। इतना भी बुरा नहीं है हमारा इंडस्ट्री। हाँ, बट आई लाइक माई इंडस्ट्री, आई लव इट। देखो, हमें इसके अलावा कुछ आता भी नहीं है। कुछ नहीं कर सकते। कोविड के टाइम पे हम लोग चूंकि बनिया हैं, तो हमारे काम ही ऐसे होता है कि ये छोटी इलायची का काम करते हैं, इनके यहाँ गेहूं का काम होता है। तो आपको सुन के लगेगा कि अरे क्या ही काम करते हैं, वो फाल पीको का काम करते हैं, तो लगता है। और जब आप उनकी कोठियां देखते हो तो लगता है भाई ये छोटे भाई की छोटी दुकान वाला आदमी, ये 5 करोड़ की शादी कर गया, फेयरमाउंट बाय आउट कर लिया इसने जयपुर का पूरा। या अभी शादी हुई किसी की, तो घी बेचते हैं। अब घी वालों ने जो है किसी 50 लाख 60 लाख केवल गेस्ट अपीयरेंस के लिए सेलिब्रिटी को दिए हैं। तो सुन के लगता है अच्छा घी का काम है इनका। अरे भाई, छोटे छोटे कांच बर्तन की भी जिनकी फैक्ट्रीज होती है ना, वो इतनी सी सुई भी बनाने वाले इतने करोड़ोंपति बैठे हुए हैं भाई। राइट, राइट। तो वो उस पे सामान जरूर छोटा है वो लेकिन हाँ, बिकता कितनी मात्रा में उसके ऊपर छोटा डिपेंड टकट करता बड़ा धमाका है। है। तो आज मात्रा बड़ी है ना सामान हाँ, की। तो आज भी कानपुर में आपको देखते रहते होंगे कि छापे पड़ते हैं 5-5 6-6 दिन तक। अब छापे चल ही रहे हैं। चल ही रहे। तो अभी के मैं आपको किस्सा बता रहा हूँ 15-20 दिन पहले का, कि कानपुर में एक जगह छापा पड़ा। तो जो जो छापे मारने वाले 15 लोग आए थे, वो 5 दिन तक पैसा गिनते रहे। जिसके यहाँ पे छापा मार रहा है, खाना भी उसी के घर से बन के आ रहा था। तो उनसे एक व्यवहार हो गया उनका 5 दिन में। 5 दिन में हाँ, दोस्ती कि आ भैया गई। चाय बनवा लो, उनको भी पता है इनको कैसा खाना। तो अच्छा सुनिए, जो वाजपेयी जी छापा मारने, उनकी चाय में नमक थोड़ा, सॉरी, नहीं नहीं, शुगर नमक डलवाते तो। शुगर शुगर थोड़ी कम डालना, या इनको कम नमक का खान देना, ये बीपी के पेशेंट है। तो आप सोचिए, एक बंदा दूसरे बंदा के यहाँ पे छापा मार रहा है, वो उसको गिरफ्तार करने वाला है, लेकिन 5 दिन में। तो इतने व्यवहारी हैं कानपुर वाले। कि भैया लेके तो तुम्हें जाएंगे हम, लेकिन खाना यहीं का हाँ, खाएंगे। लेकिन व्यवहार बना के जाएंगे। सही है, मतलब हम लोग काफी व्यवहारी तो बहुत होते हैं, हमारा सबसे बहुत। अटैचमेंट है। एंड हाँ। अभी मतलब हमारे यहाँ पे अगर कोई किराएदार भी है, दिल्ली में तो लोग रिश्तेदारों को नहीं पहचान रहे, अगल बगल पड़ोसियों को नहीं पहचान रहे हैं। हमारा तो ऐसा होता है कि अगर हम लोग के यहाँ पे कोई किराएदार भी जब छोड़ के जा रहा होता है ना, तो हमारे आंखों में आंसू होता है, क्योंकि एक अटैचमेंट रह अटैचमेंट जाता है। होती हाँ, है। हम लोग तो अगर किसी एक ऑटो वाले के साथ भी जरा लंबा सफर तय कर लेना, तो उससे भी व्यवहार हो जाता है। अभी अगर मैं ट्रेन में आ रहा था, तो जो 6 लोग थे ना एक केबिन के अंदर, वो 6 में इतनी अच्छी आपस में ट्यूनिंग हो गई कि 3 के नंबर एक्सचेंज हो गए। ये सेलू वहां भी कुछ बेच के आया होगा। हाँ, हाँ, मतलब बेचने के मामले में तो लाइक, जब मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा था, तो थाईलैंड जा रहा था, तो मुझे इमिग्रेशन वालों ने रोका। तो डेफिनेटली इमिग्रेशन वाले ब्लैंक पासपोर्ट वालों को पहले रोकते हैं। हम्म। तो उन्होंने मुझे रोका और बोला ये दिखाओ वो दिखाओ, डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल। तो वो तो चलता ही रहा। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, मेरे पे डॉक्यूमेंट ज़्यादा थे भी नहीं, क्योंकि कोई डीएमसी थी जिसके पास मुझे जाना था, तो ना मेरे पास वाउचर थे, ना रिटर्न टिकट थी। बस जाने की टिकट थी, किसी ने बोला था उतर जाना बैंकॉक एयरपोर्ट में, और ये बोर्ड मिलेगा और आ जाना। इट्स बीन लाइक 8-9 ईयर, मोर देन 9 ईयर। सो जिस इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझे पकड़ा, उसको भी मैं अमानत यात्रा भेज के आया था। वाओ। ये मैं अपना नहीं सोचा कि साला यहाँ पे अटक ना हाँ, जाए हम, वो लेकिन हम उसको बेच आज के भी हमारे आएंगे। साथ होता है कि अगर जब इमिग्रेशन में जाते हैं, लोग पूछ रहे होते हैं कि आप कहाँ से हो, क्या कंपनी है, और हम लोग कार्ड देते हैं, तो अ, आता है हमारे पास, कॉल आता है वहाँ से। या हम लोग अगर वीएफएस में भी जाते हैं, तो आता है। और हर जगह, क्योंकि ये सेगमेंट एक ऐसा है ना कि आप सबको अच्छा लगता है, ट्रैवल करना किसको नहीं अच्छा लगता। सब कुछ। तो आप किसी रिश्तेदारी में भी होते हो, तो अगर मैं 4 दिन पहले किसी की क्रिमिनेशन पे गया था, तो वहां भी बात होते होते एक डेस्टिनेशन वेडिंग मैंने क्लोज करी। तो आप सोचिए ये कि ये लड़का मैं रोने की दंगा। कि पास में, हाँ, मतलब इधर इधर लाश जल रही है,
इधर लोग बोल रहे हैं कि अच्छा आप बताइए कि दूल्हे की एंट्री कैसे करा सकते हैं आप। ये समाज नहीं मानेगा। हाँ, तो मतलब अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं किस टॉपिक पे बात करूँ। मैं सांत्वना देने की बात करूँ कि मैं पहले बताऊँ कि मैं पहले बेचूं, हाँ, फिर मुझे लगा ठीक है जिनको जाना था वो तो चले गए, जो आ रहा है वो भी काम आने दे। आने दो। हाँ, तो मैंने दोनों पल को फिर मैनेज किया। मैनेज कर कितना, तुम्हें कितना सिचुएशन एकदम से कंधों पे कितना बोझ हो गया होगा नहीं हाँ, तुम्हारे। तो होता है, हमारी चीज़ें हर जगह बिकती हैं। अगर मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं अगर शॉपिंग करने गया हूँ, उनको पता है कि ये भैया तो अगर मैं कल मान लो पार्लर में था तो वो भी बात करते-करते हाँ, पार्लर से याद आया, सॉरी सलोन, सलोन से याद आया, हाँ, मैं भाई साहब को कल मैसेज कर रही हूँ कि कितने बजे तक पहुंच जाओगे, एंड ही वाज लाइक ओके, इसने मुझे कुछ रिप्लाई नहीं किया, ही जस्ट सेंड मी अ फोटो। भाई साहब ऐसे अपना पूरा वाइट मुंह पे अपना कुछ क्या था, देख मैं लड़की हूँ मुझे ही नहीं पता, D10 इसे हाँ डी टेन लगा के ऐसे भाई साहब शीशे के आगे ऐसे चौड़े होके सलोन में बैठे और फोटो भेज रहे हैं। और मैंने इसको बोल दिया था कि भाई ये फोटो पॉडकास्ट में डलेगा, कि लड़का तैयार हो रहा था, कुछ हुआ फायदा हुआ डी 10 का, नहीं, नहीं या हम पैसा वेस्ट कर दियो तुम। ये तो है कि थोड़े थोड़े कम गोरे लगे। मैंने कहा था कि तुझे गोरा लगना है तो वो पूरा फेस पैक ऐसे ही लगा के आ जा, क्यों नहीं लगा के आए फिर तो। तो वहाँ भी मैंने 2 फ्लाइट टिकट बेची कल। वहाँ देखो और वहाँ ये जितना मैंने वहाँ खर्च किया उससे ज़्यादा ये मैंने वहाँ 2 बेचू वहां वेस्ट। बैठे बैठे कमा के आ हाँ। गया, बोला इतना पैसा खर्च हो गया है डी 10 पे डिम्पल, फिर हम ट्रेन करके आएंगे तो पैसा वसूल कर ले वहां बैठे बैठे। हाँ, तो बिक जाता है, मतलब हमारा जहाँ भी रहते हैं कुछ ना कुछ हम बेच के आते हैं। तो कई बार इवेंट तू चल मत रहा बेचाना हाँ, किसी कई दिन। बार इवेंट चल रहा होता है, हम बिहाइंड द स्टेज बैठे होते हैं, वहाँ पे डिस्कशन चल रहा होता है, क्योंकि हमें सेलिब्रिटी से ज़्यादा उसके मैनेजर से व्यवहार बनाना पड़ता है। सही तो कह रहे हैं। हाँ, तो पता चल खुद को तो नहीं बेचोगे? सही कीमत ये बनिया ये भी कर देगा, हाँ, बोले हमारी कीमत सही दे रहे हो तो हम चल दे रहे कुछ हैं कुछ साथ भी में। बेच देंगे हम। नहीं भैया सही ऐसे। खरीदार चाहिए। ये देखो बेचारे का दर्द, यार तुम थोड़ा सा दर्द बांटो इसका लोगो, मतलब बेचारा बहुत दर्द में है, इतना दर्द में है कि हम इतने सालों से देख रहे हैं ना इसकी पीड़ा। यार हम तो फ्लश खेल रहे होते हैं तो भी वहाँ पर रानी नहीं आती। भाई देख पा रहे हो बेचारा रो नहीं रहा है बस। नहीं आ रहे हैं चल के आंसू। चलो फिर ऐसा करो, तुम गाना गा दो, गाना गा दो, उसी में ही अपनी उसी सारी वो उसी बयां कर देना। उसी रोने में ही है। हाँ उसी में बयां कर देना। बाय द वे इज अ गुड सिंगर, जीन्स हाँ, तो बहुत अब अच्छी समझ में नहीं गाते हैं। आता है कि आने वाला गाना गाऊँ कि जाने वाला गाना। दर्द बयां कर दे भाई, किसी ने भी कर दे, तुम्हारी मर्जी। तो कैलाश जी का गाना गाता हूँ गाइए, मस्त। कि प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, और बल बल जाऊं अपने पिया को, के मैं जाऊं वारी वारी, के मोहे सुध बुध नाए रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। वेरी गुड। तो भाई हमारा बहुत बढ़िया गाता है, ये तो आपने देख ही लिया है। अच्छा। इससे मैं सिंगिंग से आपको बढ़िया बात बताता हूँ। मैंने एक डेस्टिनेशन वेडिंग उठाई गाने हम्म, से, तो हम किसी की वेडिंग में ना एक बड़ा बड़ा एक छोटा सा सेगमेंट कर रहे थे वहाँ पे, केवल चेक इन चेकआउट का ही काम था मेरा। सो रात के टाइम पे सारी परफॉर्मेंस चल रही थी, तो बीच में कुछ एक ब्रेक आया, तो उन्होंने बोला कि यार हमें ना इमीडिएट एक सिंगर कोई चाहिए। सिंगर चाहिए या एक एंकर चाहिए। तो क्योंकि अगेन बनिया वेडिंग थी, तो उनको लगा कि यार ये तो बनिया है, तो जब हम बेच रहे होते ना बनिया को कुछ भी, तो बोलता नहीं ये नहीं चाहिए, तो हमारी वो बम्बई वाली लड़की कर लेगी, मौसी की लड़की कर लेगी, हाँ, एंकर तो चाहिए नहीं, हमारी छोटी चाचा की लड़की है वो कर लेंगी। तो आप अभी भी हम जब मतलब हम 2-5 करोड़ की वेडिंग भी बेचने की बात करते हैं ना, तो ये सेगमेंट जैसे ही आता है तो लोग मना करने लगते हैं। तो उस वाले में भी ऐसे ही कुछ हुआ था। तो जब जब लास्ट मोमेंट में हुआ कि अब वो तो बोले हम तो मेकअप करा रहे हैं, हम तो आएंगे नहीं, हाँ, तो वो भाई एक एंकर चाहिए। हम्म, तो वो एंकर कौन, तो बोले लेके आओ, तो फिर मैं एज ए एंकर पहुंचा। अब ऐसे कुछ बातचीत होना शुरू हुई, तो फिर उनको उस समय कुछ इमोशनल मोमेंट हुए, तो फिर मैंने दूल्हे का सेहरा वहां पे गाना गा दिया। अब जो पूरा खुशी का माहौल था वो गम में बदल गया। अब सारे रो रहे हैं, मतलब मेकअप मेकअप धुल रहे हैं, गले मिल मिल के लोग और रो रहे हैं।
मुझे लगा कि ज़्यादा रो रहा है तो मैं ना गाऊँ। तो जब मैंने मना किया तो उन्होंने कहा नहीं फिर से गाओ, हमें और रोना है। तो वो मोमेंट हुआ और एक बहुत बड़ी वेडिंग का एक अच्छा खासा सेगमेंट मुझे मिला और एक एक बड़े कॉर्पोरेट में मेरी एंट्री हुई। और आज भी जब उस कॉर्पोरेट के हम किसी इवेंट में जाते हैं, तो जब वो पूरा इवेंट खत्म हो जाता है, तो फिर हम आफ्टर पार्टी करते हैं। और उसमें जो हम और गाना जो गाते हाँ, और जो एमडी साहब की वाइफ है, वो स्पेशली बोलती है कि हमें तो एक बार दूल्हे का सेहरा गाओ। हैं। फिर मैं दूल्हे का सेहरा गाता हूँ। फिर वो अपनी बेटी को वीडियो कॉल करती हैं, रोती हैं, दिखाती कि देखो आज हमने गाना गाया, मैं रो रही हूँ। और फिर जाने देती हैं। तो लास्ट एक इवेंट ऐसा हुआ कि सारा पैकअप हो गया, तो किसी ओपन मैदान में था, सब कुछ सब सब बंद हो गया, डन हो गया। हाँ, सो वी वर लाइक चलो चलते हैं। तो उनका ऐसे कैसे चलते हैं, गाना मेरा तो रोना रह ही नहीं गया। है। उन्होंने वापस से पूरे लाइटें जलवाई, साउंड जो हट गया था उसको लगवाया, हाँ, बोला आपको गाना पड़ेगा। फिर हमने गाया। अब मैंने बोला कि मैम मेरे अंदर से भी आ नहीं रहा था। उन्होंने कहा अभी कुछ भी करो। फिर अच्छा कुछ खा लेता हूँ तब शायद आ जाए, अच्छा कुछ चाय पी लेता हूँ तब आ जाए। तो वो 10-15 मिनट बाद जब अंदर से वो थोड़ा इमोशन वापस आया और जब गाया, फिर अगेन उन्होंने जब रोया, बात हुई, तब हमारा वो एक्चुअल में पूरा शो सक्सेसफुल माना गया। आफ्टर पार्टी सिंगिंग का तो हमें भी पता है, स्टिल रिमेम्बर मेरे अवार्ड्स के बाद भी यही किया था हमने, होटल वाले ऊपर आ गए थे, हाँ, भाई इतना कंप्लेन हाई आया। नोट पे गाना कौन गा रहा है। हाँ, तो मैं टर्की में था, तो मैं थर्ड फ्लोर में था, तो वहाँ पे भी नीचे फर्स्ट फ्लोर से कंप्लेन्स आ गई कि भाई तो ऊपर को, कोई गाना गा कोई गाना गा रहा है। फिर वहाँ पे हम लोग बैठ के कह रहे हैं हाँ हम लोग भी उसी को ढूंढ रहे हैं। नहीं, ये तो मुझे लगता है कि अब ना हमारे यहाँ का एक वो बन गया है, पेट बन गया है ये चीज ना, कि अगर अमित उस जगह पे अवेलेबल है और हमारा इवेंट हो गया है खत्म, तो भैया अमित जी को बैठाओ, गाना तो अमित, और गिटार भी ले आते हैं भाई साहब, हाँ, गिटार भी गाना तो अमित ही गाएगा। ये तो, अब देखो इसका हम कुछ नहीं, इसका हम पैसा नहीं देंगे तुम्हें, अब तुम ये मत कहना कि हम गाना गाए थे पैसा दे दो। और जो हम आपको नहीं मेरे देंगे। हाई नोट लगते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरे मामा हैं अमित गुप्ता, अ, जब मैं उनके सामने ये हाई नोट गाता हूँ, वो बोलते हैं बहुत लो गाते हो तुम। भैया हमारे तो लिए तो ये तो, हाई तो है आप ना। सोचो कि उनके जो हाई नोट होंगे वो कितने हाई है। तो मतलब हमारे गूज़बम्स आ जाते हैं जब हम उनका गाना सुनते हैं। तो असली आइडल तो वो है हमारे लिए। तभी तो मैंने बोला वो जीन्स में आया ना आपका म्यूजिक। राइट। अच्छा, तो जैसे अभी हम तुमको पैसा नहीं दिए हैं, तुम गाना गाए। तो तुमने ऐसा कभी किसी और के साथ भी किया है कि तुम उससे पैसा ले लिए हो? हाँ, तो बिल्कुल लिया है हमने। तो एक बार हम लोग एडी टॉय की कन्वेंशन थी हाँ, विशाखापट्टनम में। हाँ, तो कन्वेंशन में तो हम लोग धूम धड़ाका जो मचा रहे थे। तो उसमें भी ऐसा हुआ कि रात को आफ्टर पार्टी हमारी चल रही थी रूम में। रूम में होते होते हम लोग, कब वो ग्रुप इतना बड़ा हो गया कि उस रूम में बैठने की जगह ही नहीं बची। तो कुछ लोग रूम के बाहर खड़े होने लगे, बट वो और ज़्यादा हो गया। तो हम लोग रूम से उठ के ये हुआ कि भाई बाहर आ जाओ, बिकॉज ज़्यादा भीड़ लग रही, कंप्लेन आ रही। तो हम लोग बैठ गए, आ गए पूल साइड में। अब पूल साइड में ऑलरेडी वहाँ पे आम आदमी बैठे हुए हैं जो अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं। और जो जो होटल था वो उसका कुछ स्लोप था, ऐसे करके था, थोड़ी चढ़ाई जैसी थी उसके एंट्री में। हम्म, तो हम लोगों ने जैसे चढ़ाई शुरू करी, तो अभी तो नॉर्मल गाने चल रहे थे। सडनली वो चढ़ाई होते ही जयकारा शुरू हो गया हमारा माता जी का। और अब अब जो सुन रहा है, पूल उसके जस्ट जुड़ा हुआ था, अब जो लोग बेचारे पूल में बैठ के शराब पी रहे हैं, और हमारा यहाँ पे एकदम हो गया जयकारा शेर वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। अब जैसे आपने बोल दिया, तो ऐसे ही जो पूल में बैठे उनको भी सुनाई पड़ा, तो उन्होंने भी बोल दिया जय। और हमें और स्पार्क मिल गया। हाँ, और जितने हमारे साथ के लोग थे वो सब होटेलियर मीडिया सब यही लोग थे और पूरे फुल मूड में थे। हाँ, और हम लोग अपना पूरा का पूरा वो जो पार्टी वाला मूड था वो पूल के पास आके हो गया। एंड वी स्टार्ट लाइक एनीथिंग, और जयकारे ही शुरू हो गए वो। हम्म, अब सामने जो पैसे देके बेचारे ने लिकर ले रखी है, अब वो हाँ, अब उसको लग रहा है मैं तो भगवान का नाम ले रहा हूँ, मैं तो पी नहीं सकता। हाँ, तो उन लोगों ने अपनी लिकर साइड रख के बिल्कुल भक्ति माहौल में आ गए। और वो अगले दिन तक चीज ऐसी चली हाँ, कि जब हम लोग फ्लाइट में बैठे, तो फ्लाइट वालों को भी नहीं पता था कि भाई इतने ज्यादा ये लोग एक साथ हैं, ग्रुप बैठा है ग्रुप पूरा। बैठा है। तो हम लोगों ने जो आम आदमी थे उनको अनाउंस किया प्यार से कि देखिए अब हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा हो हल्ला करने वाले हैं, तो जिनको कम डिस्टर्ब होना है वो पीछे चले जाएं, जिनको हमारे साथ एंजॉय करना है वो आगे रहें, वो क्योंकि अपने कानों में हेडफोन लगा ले हाँ पीछे बैठ क्योंकि के। एंजॉय। और हम लोगों ने तेज तेज गाने गाने शुरू किए पूरी फ्लाइट में, घूम घूम के नाच गाना तक हुआ उस फ्लाइट में विशाखापट्टनम से दिल्ली में। और आधी फ्लाइट के बाद जब ये सब खत्म हुआ, तो बोला क्या कि अब पैसे दो, क्योंकि आपने अब वो बहुत इंटरटेन मैंने आपको किया है।
तो हमारे एक सीनियर थे एडिट के, मैंने उनसे उनकी कैप ली। उस कैप में बकायदा जब उन्होंने कैप रखी तो उसमें 10 का नोट रखा, किसी ने 50 का नोट रखा, और लिटरली वो कैप लेके मैं पूरा भिखारियों की तरह, मुझे आज भी सोच सोच के हंसी आती है कि मैंने ही किया था ये। और मैंने ऑलमोस्ट पूरी फ्लाइट से पैसे लिए। डोंट टेल तो मी, जैसे वो बसेस में आता है ना बच्चे हाँ, गाना गाने और टोपी लेके खड़े हो लोगों ने जाते हैं। सिक्के भी डाले उसमें। तो मुझे आज भी याद है तकरीबन 650 रुपए इकट्ठा हो गए थे। कैब का पैसा आ गया। कैब का, अरे कुछ लोगों ने पैसे निकाल भी लिए, मुझे आज भी उनके चेहरे याद हैं। अगर वो पॉडकास्ट सुन मेरा देखें तो सुन लें। मुझे चेहरे याद है तुम्हारे, अभी भी लौटा दो। सो वो पैसे लेके फिर मैंने सबको बोला था कि इससे मैं ओला उबर करूंगा। तो हमारे इंडस्ट्री की कोई मैम थी, उन्होंने कहा चलो अच्छा मैं तुम्हें छोड़ भी देती हूँ। तो वो भी फिर 650 बच गए, और वो मेरी बहुत मेहनत का पैसा था, इसलिए मैंने रख लिया। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। मतलब वो होता है ना बेचारे, वो छोटे छोटे गवैये बेचारे, छोटे छोटे बच्चे बस में ऑटो में मांगते रहते हैं। तुम तो भैया हाई कैटेगरी के निकले, स्टैंडर्ड ही एकदम हाँ, फ्लाइट में एकदम। इससे रिलेटेड एक और किस्सा है। तो मैं बिश्केक में था, हम्म। तो मैं किसी मॉल में था, क्रिसमस के आसपास का टाइम था। हम्म। तो कई जगह होती हैं कि आप जाते हो तो उन्होंने पूरा मेकअप कर रखा होता है, सेंटा एंड ऑल, आप पिक्चर क्लिक कराते हो। तो मैंने उसके साथ पिक्चर क्लिक कराई, और जैसे पिक्चर क्लिक कराई उसने बोला कि पैसे दो। तो मुझे लगा यार पैसे किस बात के मांग रहे, बोला नहीं वो आपने हमारे को एक तरीके से यूज किया है। तो हाँ। ठीक है भाई, लग गया, दे दिया। अब हम भी बनिया तो बनिया। तो अब मेरे साथ में एक सरदार जी भी थे, तो वहां पे जो है राज कपूर सरदारों का, इनफैक्ट एशियन का ही एक एक अलग ही सेलिब्रिटी मानते हैं वो हमको। तो अब जब उसी मॉल में मैं 2 कदम आगे बढ़ा तो उनमें से किसी ने कह दिया कि फोटो क्लिक करा लें। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल करा लो। तो जैसे ही क्लिक करा, मैं कहा तुम भी पैसे दो। तो अगर मैंने 1000 रुपए वहां दिए थे तो मैं 3-4 हजार रुपए लेके आया हूँ। छोड़ा वहां भी नहीं छोड़ा किसी नहीं, को। बिल्कुल नहीं छोड़ा। तो अगर कहीं मौके मिले तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। मतलब इन शॉर्ट अमित जी आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर सेल्स में आना है तो ऐसे सेलू बनो कि कुछ हाँ, भी बेच दो। आपदा में अवसर ढूंढो। हाँ, मतलब कहीं भी टैलेंट की कमी नहीं है भाई साहब, मतलब कुछ भी बेच सकता है ये इंसान। हाँ, अभी मुझे याद आ रहा है, एक एक टॉपिक याद आ रहा है कि तुम किसी शादी में गए थे और तुमने वहां क्या क्या बेच डाला था, हाँ। है ना? तो भाई साहब ये किस्सा तो बहुत जरूरी है। तो ये मेरे पड़ोसी का ही किस्सा है। उस समय मैं तकरीबन 8 साल का या रहा हूँगा, 8 या 10 साल मैक्सिमम। तो मैं किराना स्टोर अपना चलाता था, बीड़ी सिगरेट पान मसाला सब बेचता था, तेल मंजन शक्कर जो आप सोचो सब। सो शादी था, हम लोग रायबरेली गए थे। तो हमें ये पता था हम किसी गांव जा रहे हैं। तो उस गांव में जो है जनरली ब्रीफकेस जब आप लेके रखते हो तो अपने कपड़े रखते हो। तो मैंने कपड़े तो बहुत ही कम रखे थे, क्योंकि मुझे इतना शौक नहीं था कपड़े का। मैंने पूरी दुकान उसमें बीड़ी सिगरेट पान मसाला जो रख सकता था सब कुछ उसमें रखा, और चले गए। तो शादियों में आज भी जब दूर की शादियां होती है, जनमासा होता है जहाँ पे बाराती रहते हैं। हाँ। तो मैंने जनमासे में पहुंचा और सबको इंटरनली बता दिया कि हमें जनरल स्टोर का पूरा स्टोर यहाँ आ चुका है। तो अगर किसी को कुछ भी चाहिए, लेकिन महंगा थोड़ा सा दूंगा मैं। तो अगर वो गुटखा 1 रुपए का है तो मैं आपको 5 रुपए के 4 ही दूंगा, हाँ। क्योंकि अब इतनी दूर आया है तो प्रीमियम तो लगेगा। हाँ, सही बात। तो उस तरीके से मैंने वहां पे बेचा, और वो चीज इंटरनली। तो जब कहीं आप दूसरे जगह जाते हो तो आपको खाना और पीना बंदा अपना ढूंढ लेता है कि कहाँ है। तो ऐसे ही मैं वायरल हो गया उतनी दूर में, और सारे बारातियों ने आके मुझसे चीजें खरीदी। तो उसमें मेरे पापा भी थे। उनको भी कुछ चाहिए था। तो उन्होंने भी किसी से पता किया कि कहाँ है। तो उन्होंने बोला भाई जनवासे में एक लड़का है, हाँ। ऐसा ऐसा उसके पास चले जाओ। तो वो शायद तब भी नहीं पहचान पाए कि ये मेरा ही लड़का है, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी मुझसे। और जब वो उस मेरे कमरे में आया, उन्होंने खोला, बोला तू। तो और उन्हें गुप्ता जी का लौंडा ही निकला। उन्हें पता चला गुप्ता जी का लड़का ही यहाँ जनरल स्टोर चला रहा है। तो आज भी जब वो भैया मोहल्ले के हैं, जब उनसे मुलाकात होती है या कैसे किस्से चल रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग दिवाली में उनके घर जाते हैं, तो आज भी सबको बता रहे होते हैं कि भाई इस लड़के ने ऐसे ऐसे कांड कर रखे हैं हमारी शादियों में। बहुत बड़ा समाज सेवी है ये इंसान। हाँ, तो मतलब पैसा तो मतलब ऐसा लगता था क्या ही बेच दूं बचपन में, मतलब जो दिख जाए कि अच्छा होली आने वाली, लाओ दो गुलाल रंग ले रंग आओ बेच बस। देंगे। तो बेलपुड़ी मैंने बेची, बहुत बहुत मेरी बेलपुड़ी मतलब अच्छी खासी ठीक ठाक बिकती थी। हाँ। शादी में गुटके गुटके को हमारे मसाला बोलते हैं। तो हम लोग, पता चल रहा है कि यार ये दशहरे का मेला है, इसमें बिकेगा, तो ठीक है भाई ये भी बेच दो। पटाखे हैं, कोई लाइसेंस नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया पूरा। और मतलब लिटरली अगर वो मेरी दुकान पकड़ जाए उस जमाने में, तो शायद मैं भी मुझे जेल हो जाए, इतना इतनी आतिशबाजी में बेचता था।
क्योंकि बहुत जो गांव वाले इलीगल टाइप पे भी जो होते हैं वो भी उस जमाने में हम लोग बेचते थे, और क्योंकि इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी तो हम लोग वो बेचते थे, जिसको हम लोग शायद देहमार या इस तरीके की चीज़ें बोलते होंगे। तो बस ढूंढता था कि बिक जाए बस। तो एक इसमें भी हमारी स्ट्रेटजी कई बार ऐसा करता था कि अब मुझे पता है कि मोहल्ले में दो दो घर ऐसे हैं जिनके आपस में बनती नहीं है, तो अगर मैं एक घर के बाहर पटाखे छुटाऊंगा, पटाखे छुटाना मतलब जलाना, तो डेफिनेटली दूसरे को बुरा लगेगा। तो जैसे होता है ना चिंगारी लगाना, तो अपने पटाखे बेचने के लिए पहले मैं खुद ही छुटा देता था थोड़े बहुत, कि भाई हल्के हल्के करा के अब भीड़ लग गई कि हाँ भाई हो रहे। तो ये होता था, इसको बोलते थे इन्वेस्टमेंट, कि आपने 20-25 रुपए के वहां पे कर दिए, अब सारे लोग को चुल बज गई, छोटे छोटे बच्चों को, कि और होगा। तो जैसे ड्रग्स वाले करते हैं कि पहले आपको फ्री में देते हैं, फिर आप कहते हो चाहिए, एडिक्शन लगाते हैं। जाती है। तो ऐसे ही मैंने पहले हल्का सा किया, अब आपको एडिक्शन लगेगी, मुझे देखना है। तो बोला नहीं, अब खरीदो। तो अब दो परिवार आपस में लड़ रहे हैं कि मैं ज्यादा खरीदूंगा या मैं ज्यादा खरीदूंगा, और मेरा माल बिक रहा है। सही बात है, हमको क्या जा रहा है, हाँ, हमारा तो माल बिकने से मतलब है। माल बिकने से तो मतलब। बिजनेस तो आपके खून में शुरू से ही था, वो हाँ, मुझे लगता है हर बनिए में होता हाँ, हर बनिए है में। ना। तो आपका एक जॉब से, जो क्योंकि आप पहले जॉब कर रहे थे, जॉब से एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी रही है उसमें आपके क्या क्या बदलाव आए? बदलाव ये है कि जब मैं जॉब कर रहा था तो किसी ने मुझे अच्छे लोगों के साथ में बैठ के बहुत अच्छा लगता है। मेरी कोशिश होती है कि अगर हम लोग जब किसी फैम में जाए या किसी अच्छे से मिले, इवन तो किसी सेलेब से भी मिले, तो उनके बारे में पूछे। जैसे आज आप मेरे से पूछ रहे हो, तो हम लोग उनसे पूछते हैं कि भाई आपने ये कैसे किया, ये कैसे किया। और आप किसी से पूछते हो, और जब आपके फेस में दिखता है कि ये अच्छे मैनर में पूछ रहा है, शायद ये कुछ सीखना चाहता है, तो डेफिनेटली लोग आपको बताते हैं। तो आज भी मैं सीनियर लोगों के साथ में बैठ के पूछता हूँ कि सर कुछ कुछ कोई ऐसी बात, कोई ऐसी टिप जो मुझे मिले। तो किसी ने मुझे बहुत अच्छी बात बताई थी उस जमाने में, कि जब आप जॉब करो तो ऐसे करो कि लगना चाहिए कि आपकी अपनी कंपनी है, और जब आप अपनी कंपनी में काम करो तो ऐसा लगना चाहिए कि आप जॉब कर रहे हो। तो वही चीज करी। तो जब मैं जहां जहां मैंने जॉब करी, तो मैंने कभी जॉब जैसा लिया ही नहीं। तो इवन दो व्हेन आई वाज अ फ्रेशर, तो एक कंपनी के बाद जब मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन करी, तो उन्होंने बोला कि हमें टारगेट। तो मैंने कहा सर, मैं आप अगर मुझे 1 करोड़ की सेल का टारगेट दोगे तो मैं 1 करोड़ कर लूंगा, लेकिन सर ध्यान रखना, फिर 1 करोड़ अगर मैंने 18 तारीख को कर लिया तो 12 दिन मुझसे ये मत पूछना क्या किया। तो उनको लगा भाई लड़का तो कुछ करेगा ही। तो मेरी पहले दिन से लगा के और आखिरी दिन तक जितनी कंपनी रही हैं, यू कैन टेक अ रिकॉर्ड, किसी भी कंपनी में एक दिन की भी सैलरी नहीं कटी है। सो इवन दो अगर मैं दिल्ली से कानपुर, या जब मैं पुणे में था, पुणे से अगर मैं कानपुर अपने होम टाउन होली दिवाली में भी गया हूँ, तो भी मैं कंपनी एक्सपेंस में गया हूँ। मतलब अपने खुद के घर जाने के लिए मैंने कंपनी से पैसा लिया है, क्योंकि मैंने बोला मैं कानपुर में भी जाके किसी न किसी एजेंट के पास सेल्स काम करके करूंगा या मीटिंग में जाऊंगा। तो इवन दो कई बार फ्रेंड्स आते थे और बोलते थे मम्मी से कि आंटी अमित आया है, तो बोलते हाँ बेटे, जब तक वो ब्रीफकेस रखा है तो समझ लेना कि आया है, जिस दिन वो हट जाएगा समझ देना कि चला गया है। क्योंकि मुझे उसको ब्रीफकेस ही दिखता है, वो तो आता है ना, मुझे पता है खाने आ रहा है कि पीने आ रहा है, रात में आ रहा है, सो रहा है। तो हमारे लिए तो हम ब्रीफकेस देख के तसल्ली करते हैं, यही ये है तो है। कभी गया नहीं है। हाँ, तो एक तो ये चीजें हैं, क्योंकि तब भी मैं जब सीनियर पोजीशन में था, तो भी जब लोगों के साथ डिस्कशन करता था तो इसी तरीके से करता था कि इट्स माय ओन कंपनी। तो आने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि बस थोड़ी सी सीरियसनेस थोड़ी सी आ गई है। बचपना तो पूरा अभी भी भरा ही हुआ है। मुखौटा पहन के थोड़ा सीरियस रहना पड़ता है कई बार लोगों के साथ में। वो एंटरप्रेन्योर वाली फिर थोड़ा वो दिखाना पड़ता है ना कि वी आर द बॉस। हाँ, हाँ, बस उतना उतना फ़र्क पड़ता है। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है जितना मैं जॉब के टाइम पे लोगों से मिलता था, जैसे आज भी ये जैसा जुनून ट्रैवल करने का उस समय था, कि एक मौका मिल जाए कि ये फ़ैम है या फिर यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है, मैं पहुँच सकता हूँ। तो आज भी मैं उतनी ही ज़ील से वहाँ पहुँचने की कोशिश करता हूँ, जितना मैं पहले करता था। हाँ, बस पहले ये था कि एक फ़ॉर्मेलिटी पार्ट के लिए ही सही मुझे बॉस से पूछना पड़ता था कि सर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। आज कोई बॉस नहीं है, लेकिन मैं इंटरनल तब भी कोशिश करता हूँ कि मैं एक बार अगर टीममेट से हो सके तो पूछ लेता हूँ कि भाई कोई ज़रूरत तो नहीं है मेरी, या अगर मैं जा रहा हूँ तो 4 काम और निपटा लो। ये है। तो ये फ़र्क होता है जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप में। और मुझे ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी कि जब आप जॉब करते हो तो उसको अपना समझ के करो, और जब अपना करते हो तो उसको जॉब हाँ समझ जी, के जब करो। जॉब करो तो ऐसा करो कि लगे कि आपकी अपनी कंपनी है। एब्सोल्युटली, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि वो एक अलग ही फ़र्क आता है काम करने में। क्योंकि अगर आप उसको 9 टू 7 सोच के चलोगे तो आप 9 टू 7 ही करोगे। राइट, तो इसका भी एक किस्सा है। तो हम लोग पुणे में बैठे थे, तो पुणे में एक बहुत बड़ा, मतलब 15-20 कंपनीज इंडिया की मिल के
कुछ एक अपना एसोसिएशन बना रहे थे, हम्म, तो वहाँ पे रात को एकदम 7 बजे उनको याद आया कि हमें अमित को बुलाना चाहिए। अब बॉस का फ़ोन आया पुणे से कि अमित एक ऐसे-ऐसे करके हमारा एक एसोसिएशन है और हमारे को कोई बंदा चाहिए, नॉर्थ से कोई नहीं आ रहा है, तो आप आ सकते हो? तो आई सेड हाँ सर, कोई बात नहीं। बोले कैसे पहुँचोगे? मैंने कहा सर आपने बुला लिया, अब मैं पहुँच जाऊँगा। हम्म, तो मैं किसी भी तरह से फटाफट जिस हालत में था उसी हालत में फटाफट दिल्ली आया, दिल्ली से फ्लाइट ली, मुंबई पहुंचा क्योंकि पुणे की फ्लाइट नहीं थी सही समय की। फिर पहुंच गया बस की तरीके। और जब वहाँ बैठा तो बहुत सारे लोगों ने मुझे देख के मतलब वियर्ड फील किया कि यार हम इतने बड़ी बड़ी कंपनीज के ओनर है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। और जब जब ऐसे कोई बातचीत चली तो किसी ने बोला कि भाई अच्छा एम्प्लॉय वही है जो 10 से 7 काम करे। हम्म, तो फिर मैंने उनसे बोला सर इफ़ यू डोंट माइंड क्या आप इसको रिपीट कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर से बोला कि अच्छा एम्प्लॉय वही होता है जो 10 से 7, अगर उसका 7 बजे काम खत्म हो रहा है तो वो 6:30 बजे ही निपटा गया। कर ले जब मैंने उनको तिबारा बोला तो जितने मेरे जानने वाले तो समझ गया कि अगर इसने बोला भी ये तो कुछ, जाएगा। हाँ अब ये कुछ लेने वाला है। तो मैं बोला सब डेफिनेटली, लेकिन वो फिर अच्छा एम्प्लॉय ही रहता है। तो अगर आप एक वर्किंग हो किसी कंपनी में एंड अगर आप सिर्फ ये सोच के जा रहे हो कि मैं 10 बजे जा रहा हूँ, 7 बजे मेरा काम खत्म होना है और मैं 6:30 बजे निपटा लूँ, आप बहुत अच्छे एम्प्लॉय रहोगे, लेकिन फिर आप बहुत अच्छे एम्प्लॉय ही रहोगे। एम्प्लॉय लेकिन पूरी जिंदगी राइट, वही लेकिन करोगे। अगर आपको उस बॉक्स से बाहर निकलना है, इफ यू वांट टू गो आउट ऑफ द बॉक्स, तो आपको अपने काम के लिए भी आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। जैसे जापान है, तो मतलब इस पॉडकास्ट के उससे मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं अलग अलग कंट्रीज के वर्किंग कैसे होती वो भी बड़ा सीखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो जापान में अगर आपके टाइम ऑफिस आने का लेट से 10 बजे है, हम्म, तो वहाँ पे इस बात की लड़ाई होती है कि पहले जल्दी कौन आएगा और सफाई करेगा। हम्म, तो लेट से मतलब यहाँ होता है कि जो टाइम पे आ गया, थोड़ा बहुत लेट आ गया तो ओके है। वहाँ पे होता है 10 का मतलब है तो 9 बजे लोग आ जाते हैं, और ऑफिस में होता है कि लो तुम्हारी डेस्क भी मैं ही साफ कर दूँ। हम्म। और सपोज जाने का टाइम 7 बजे है, तो वो लोग 7 बजे तो भूल ही जाओ, यहाँ तो 7 बजने के 5 मिनट पहले आता है कि डिम्पल मैम। 6:30 बजे वो सुई ऐसे घूमने हाँ, लगती है। क्या भाई बताओ क्या है, फिर आज सीपी चलना है, ये मूवी बुक कर लें, या ये करना है, सुनो मुझे साड़ी चेंज करानी है। मतलब उनके काम पहले से फिक्स होते हैं कि आज मैं हाँ, सीपी रुक के ये करके जाऊंगी। हाँ, वहां पे ऐसा है कि अगर 7 बजे का टाइम है, तो आपस में ये होता है कि जो पहले हटा कि भाई चाहे भले 8 बज गए हों, वो गिल्टी उसको मतलब होता है कि गिल्ट होता है कि यार आज मैं केवल 1 घंटा मैंने एक्स्ट्रा काम किया। हाँ, और जब वो वहां से हटते हैं तो अपनी लैंग्वेज में सॉरी बोल के हटते हैं, तो जो वो बोलते हैं उसका अर्थ ये होता है कि सॉरी दोस्तों, आज मुझे चूंकि घर में काम है इसलिए मैं केवल 1 ही घंटे एक्स्ट्रा काम कर पाया हूँ। कल मैं कोशिश करूंगा कि मैं और ज्यादा काम करूंगा और कंपनी को आगे बढ़ाऊंगा। हाँ, तो जापानीज कल्चर तो आई डोंट थिंक इंडिया में जल्दी आएगा। यहाँ तो उल्टा होता है कि पॉसिबिलिटी। सर मुझे कहीं काम है, तो क्या मैं 6 बजे चला जाऊं। हाँ, जल्दी जाने के लिए होता जल्दी है। जाने का होता है, और वहां पे ये रोज होता है, तो जो सबसे आखिरी तक रुकता है ही इज लाइक यही अच्छा बंदा है, हाँ, ये अच्छा काम करेगा, ये ये अच्छा, ऊपर तक ये जाएगा। ऊपर तक जाएगा। तो आज की ये सीख आपने सीख ली कि इंडिया में और जापान के कल्चर में कितना डिफरेंस है। हाँ, तो जापान से घूमने जाइए, वहाँ काम के करने वर्किंग नहीं। कल्चर को ना लेके जाइए, और बॉस को तो कतई मत भेजिए। नो कमेंट्स। क्योंकि अगर हम लोग वहां पहुंच गए, हम सिर्फ जापान की सफाई देखेंगे, हम और कुछ नहीं देखेंगे, वहां का कोई कल्चर का कुछ नहीं किसी देखेंगे। ऑफिस में मत जाइएगा, हाँ, किसी ऑफिस पे नहीं जाएंगे। खत्म होने के टाइम पे अरे, लेके ले। वियतनाम में भी तो होता है ना, वियतनाम में क्या करते हैं, दोपहर में सब अपना बेड वेड लगा के सो जाते हैं, खाना वाना खा के सो जाते हैं और फिर निकलते हैं, फिर दोबारा उठते हैं, अपना काम करते हैं। अगर ये इंडिया में हो जाए ना, वो कहेंगे भाई तो नेटफ्लिक्स भी चलाते साथ वियतनाम में। स्टार्ट फ्रॉम 7, हाँ, तो वो 7 से 2 होता है, तो मतलब जो हमारा लंच टाइम होता है उतने टाइम उनका खेल खत्म हो चुका होता है। उनका काम खत्म हो जाता कल मैं कहीं सुन रहा था, बोले 3 तरह के लोग हैं, बोले जिनके पास काम है उनके पास आदमी नहीं है, है। हाँ। जिनके पास आदमी है उनके पास काम नहीं है, और जिन्होंने आदमी रखे हैं वो कहते हैं ये आदमी काम का नहीं। भाई देख, हम बहुत काम के हैं। हम बहुत काम के हैं, देखो, तुमको पता है कि अगर हम खिसके तो सब खिसक जाएंगे। हाँ, हर पिलर को लगता है कि इमारत उसी के दम पे टिकी है। ये देखो, अब इसका इसका वो जोक वाला स्टैंड अप कॉमेडियन धीरे हाँ, धीरे धीरे बाहर आ धीरे रहा है। धीरे धीरे ये बाहर कह रहा है आ बेटे अब तू खत्म करने वाली है, तेरी बजा के ही उठूंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं। बजा भाई, नहीं खुलने नहीं में भाई, बजा। हम तो चाहते हैं कि आप जहाँ भी रहें आप हमारे बीच रहें, भगवान आपकी आत्मा को शांति। ये देख लो। डिम्पल में हमारे बीच में जहाँ भी रहे आशीर्वाद अपना देती।
ये जीते जागते मेरी आत्मा को शांति दिलवा देगा। भाई थोड़ी दया कर मेरे ऊपर। नजर नहीं लगेगी मैं आ गया हूँ पॉडकास्ट में। अब तो देश की उतर जाएगी जिसने जिसने देखा। तो आप जिस जिस अपने दोस्त के चाहते हैं कि वायरस से बचा रहा है उसका मोबाइल, तो इस पॉडकास्ट को शेयर कर दें उसके। शेयर। हाँ हम अपना नजर बट्टू साथ लेके चल रहे हैं। हाँ, हम पर्सनल नजर बट्टू हैं और हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं निगेटिव चीज को लेके। हम बहुत पॉजिटिव है। हाँ, हम लोग बोलते हैं हम काले नहीं, हम कम गोरे हैं। चलो भी देखो, अब लड़के ने बोल दिया है कि जिसको अपने फोन को अपनी जिंदगी को नजर से बचाना हो वो ये पॉडकास्ट जरूर देखे और देखिएगा जरूर। हाँ, एक और ऐड करता हूँ इसमें। जैसे हम लोग कलर कॉम्प्लेक्शन को लेके, जब मैं स्टैंड अप में था, जब मैं कॉलेज लेवल पे स्टैंड अप करता था, तो जैसे वो लोग कलर पे बोलते हैं तो बोलते हैं हम नहीं है काले। हमारे इंडस्ट्री में एक लोग, हम उनका नाम नहीं ले सकते, वो बहुत काले हैं। असली काला उनके आगे हम गोरे हैं। मतलब वो इतने काले हैं कि अगर वो किसी को मेल करते हैं तो लोग बोलते हैं उन्होंने हमें ब्लैकमेल किया है। वो फ्राइडे के दिन हुए थे, तभी से ब्लैक फ्राइडे वर्ड आया है। तो हमने तो उसे बाद में हुए, ब्लैक फ्राइडे मूवी बाद में आई है। हाँ, हम लोग उनको लेके ब्लैक फ्राइडे पहले से मनाते हैं। पहले से लॉन्च हो हाँ गया था। हाँ। तो ना, मतलब जैसे होली आती है ना, तो नॉर्मली हमारे बहुत खास हैं वो, तो लोग कलर लगाते हैं, हम उनके ऊपर चूना डालते हैं ताकि वो दिखें। और नाम नहीं बताते हाँ, थे नाम नहीं गलती आया। से। फॉर्चुनेटली लोग किशन की नैया बने एक बार हाँ, किसी प्ले में, हाँ, बिना मेकअप के। दिख रहा था तो कृष्ण। हाँ, तो बोले कि तो कृष्ण भगवान को बुलाया था, काल भैरव आ गए। नहीं, नहीं, बस दिल के बहुत, मतलब सच्चे हैं, लेकिन चूंकि काले हैं तो उनको दिल के काले भी बोलना पड़ता है हमें। काले है तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हाँ, काले हैं। गाना याद आ गया देखा हाँ, मुझे। तो उनका दिल देखा ना, तो उनको लगा देख के कि ब्लैक होल जो ढूंढ रहा हूँ वर्ड में यही है। मुझे लगा था ज्यादा तो मेरी में जाएगा। चलो अच्छा हुआ मेरा पीछे छूटा। हाँ, इसको लॉन्च करवाना है ना, पता चले कंट्रोल और डिलीट कर दो। तो हम लोग जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करने की कोशिश कम ही करते हैं। कम ही करते नहीं, अच्छी बात है वो, नहीं तो सब्जी निकल जाएगा सर, स्वाद कहाँ से आएगा? राइट, तो इसीलिए हम थर्ड पार्टी पे हम लोग घोड़े की चाल चलते हैं, सीधे दिखाई पड़ते हैं, फिर ढाई घर में किसी और को मार देते हैं। यही कानपुर है, दिस इज कानपुर। हाँ, तो अब अगर आप अगली बार किसी कानपुर के साथ बैठे तो आप समझ लो कि अगर वो बैठा है तो पता नहीं किसकी ले लेगा। कानपुर इतना बदनाम कर दिया ना तुम आज। कानपुर बहुत फेमस है, लव द सिटी। और मैं तो बोलूंगा कि आप शहर आओ, रुक के जाओ, जो हमारे टेम्पल्स है वहाँ के, आप टेम्पल घूमो, घाट आइए, घाट में नहा के जाइए। हिस्ट्री हमसे जुड़ी हुई है, अ, आज़ादी जुड़ी हुई है देश की, हमारा जो पूरा वो चीज़ जुड़ी है। और अभी होली आने वाली है तो मैं उसमें बता देता हूँ कि नॉर्मल अगर आप होली खेलते हो, जैसे इस समय ऑलरेडी यूपी में होली स्टार्ट हो गई है, तो आप लोग दिल्ली में अभी केवल एक दिन होली एंजॉय करोगे, अगले दिन से काम पे आ जाओगे। कानपुर में होली एक हफ्ते चलेगी। सो जो मेन होली का दिन होता है, तो उस दिन भले ही हम लोग कम खेले, हम लोग कपड़े बिल्कुल नहीं फाड़ते हैं, क्योंकि हम लोग 7 दिन तक खेलते हैं। जो 7वां दिन होता है उसको हम गंगा मेला बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कपड़े फाड़ होली। तो उस दिन हम लोग कपड़े फाड़ ही देते हैं। तो मैं इनवाइट भी करूंगा कि आप लोग कानपुर आओ और गंगा मेला एंजॉय करो। दिन में हम लोग सारा पूरा रंग खेल रहे होते हैं, और शाम को गंगा जी के पास में मेला लगता है, जिसमें कानपुर का जितने बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी, कोई भी नेता होगा या कोई अगर कानपुर से बिलोंग करता होगा, तो वो सारे के सारे लोग वहाँ पे आते हैं, और आप उनसे 1 to 1 इंटरेक्ट कर सकते हो। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है और आपने उसके बारे में से सुना होता है कि अच्छा ये है, लेकिन उस दिन आप उनसे रूबरू हो सकते हो, आप मिल सकते हो। इवन दो अब जैसे कमिश्नर हैं या डीएम है, उनके भी स्टॉल होते हैं, तो आप डायरेक्ट जो है प्रशासन के लोगों से भी इंटरेक्ट कर सकते हो उस दिन। तो ये एक डिफरेंट चीज है कानपुर में। तो हमारे यहाँ पे सीधा सीधा तो कुछ है ही नहीं, सब अलग अलग ही लेवल, अपने हमारे अपने ही कानून है। तो आप आओ, बहुत बढ़िया शहर है, खाओ पियो एंजॉय करो। एंड जब आप बाहर निकलोगे ना जो शहर से, तो डेफिनेटली जो आपके दिमाग में चीजें चल रही होंगी ना, वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। आपको लगेगा यार मैं कहाँ ही आ गई, और आप दोबारा आने के लिए बोलोगे, इतना अच्छा आपको शहर लगेगा। आई लव माई सिटी। सबको अपनी सिटी से बहुत प्यार होता है। यस, हमको भी है। बिल्कुल है, लेकिन आप बुलाती नहीं। चलिए एनी टाइम।
दिल्ली में बुला के क्या करेंगे, दिल्ली हमारा शहर नहीं है ना, दिल्ली किसी का नहीं, हम तो दिल्ली की बहू हैं। कानपुर वाली बहू जो आएगी वो बुलाएगी। नहीं नहीं, आप चलिए हमारे साथ, हम आपको लेके जाएंगे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, हम घुमाएंगे आपको। अब उसको बोलेंगे ना हम अपना शहर, युद्ध भूमि से। लेकिन धर्म क्षेत्र बोलते हैं ना उसको, युद्ध भूमि नहीं बोलते हैं। तभी तो हरियाणा के, तभी तो हम बोल रहे थे कि पहले ही बहुत तूफान है, यूपी का लेके क्या करेंगे। हाँ, हम लोग बहुत सुंदर सा अब बहुत सारे अभी गुरु हैं। अभी इस समय मैं नाम भूल गया उनका, गुरु जी का, जिनके पास विराट कोहली भी, प्रेमानंद मान। प्रेमानंद। तो यू विल बी हैप्पी टू नो प्रेमानंद जी इज ऑल्सो फ्रॉम कानपुर। वेरी नाइस, ये मुझे भी नहीं पता था। हाँ, तो हमारे जो इस समय राष्ट्रपति जी हैं, कोविंद जी, वो भी कानपुर के हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ सेगमेंट कि ऐसा नहीं है सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडियन या सिंगर ही शहर से निकले हैं, अच्छे लोग भी निकले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो अपना राजनीतिक कैरियर स्टार्ट किया था, जो पढ़ाई करी थी वो डीएवी कॉलेज से करी है, कानपुर से। तो ऐसे करके डोभाल जी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू कानपुर, उन्होंने अपने, वो हमारे कानपुर यूनिवर्सिटी के एलुमनाई भी हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं। फोर्ब्स इंडिया में आए हुए कई हमारे कानपुर यूनिवर्सिटी के सीनियर्स हैं, जिन जो फोर्ब्स के फ्रंट पेज पे जिनका फोटो आया हुआ है, तो ही इज आर सीनियर, सुधाकर सर। तो आज की डेट में ही इज लाइक बेस्ड आउट ऑफ दुबई। तो हमारे केवल यूनिवर्सिटी में जब हम लोग बैठ के अपनी एलुमनाई मीट करते हैं तो हमें पता चलता है, अच्छा यार, इतनी इतनी सीनियर कंपनी में बैठा हुआ बंदा हमारे यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। तो ये भी अपने आप में चाहिए। तो जब आप बैठते हो, अपने शहर के बारे में पता चलता है, तो भी आपको नई नई चीज़ पता चलती है। हर तरह के लोग हैं, एक से एक ऋषि मुनि से लगा करके स्टैंड अप कॉमेडियन, पॉलिटिक्स तक। सिंगर, हाँ एवरी। तो सब हर तरह के लोग निकले हैं शहर से। कानपुर की इतनी नॉलेज तो मुझे थी नहीं वैसे, हमें लगता था कि चलो कानपुर का बस पान ही फेमस है। नहीं नहीं, आप आएंगे, लोगों से मिलेंगे, एंड यू विल लाइक लव द सिटी, यू विल लव द पीपल। तो आपके लिए भी है, कानपुर जरूर जाइएगा, यस, अमित आपको घुमा देगा। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे रुकिए, हमारे फ्लैट में ऑल इंक्लूसिव पैकेज में रुकवाते हैं हम। तो हम लोग ब्रेकफास्ट लंच डिनर के साथ साथ लिकर भी देते हैं मॉलनीज की तरह, कि बस आइए और रुक जाइए। स्कूटी और कार भी दे देते हैं, क्योंकि पता है ट्रैफिक ज्यादा है, तो आप स्कूटी लोगों दे से मिलने देंगे। के लिए स्कूटी। तो बहुत सारे लोग आए जिनको हमने स्कूटी की चाबी दी थी, बोलो ये लो भाई, ये लो एजेंट का एड्रेस, जाओ मिलाओ। ये भी सही है, समाज सेवा बहुत करते हैं, ये मैं बता तो रही हूँ, हाँ, कोशिश तो रहती है। कोशिश तो रहती है। सो आज का जो हमारा ज्ञान था, कानपुर की गलियों से लेकर के पॉलिटिक्स में लोग कहाँ तक पहुंच गए हैं, कॉमेडियन से लेकर के, और जितना सर ने हमें बताया सिंगर्स और ऋषि मुनि भी हम निकले हैं, और प्रेमानंद महाराज की भी बात हो ही गई है, तो हमारा पॉडकास्ट और भी शुभ हो गया आज। तो वो भी कानपुर से ही आए हैं। तो इवन इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आपका करियर किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे इन्होंने फ्रेशर्स को यहाँ तक लाया है, वो सारी बातें आज अमित ने हमें बहुत सारे ज्ञान के साथ बताई हैं। तो आज के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड वॉच द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच अमित। थैंक यू सो मच डिम्पल बहना फॉर इनवाइटिंग मी। और आई विश आपके खूब सारे ये रील बहुत ज़्यादा वायरल हो, चाहे पैसे दे के हो। पैसे देके तो हमने कुछ कराया नहीं। चाहे पैसे दे के हो, खूब वायरल हो, बिल्कुल छा जाओ आप। इतना ज़्यादा देश विदेश में आपकी रील देखी जाए कि लोग आपसे अपॉइंटमेंट मांगने के लिए प्रे करें कि काश इस पॉडकास्ट में मैं भी आ जाऊं, और मैं भी अपने आप को लकी महसूस करूं कि यहीं से आपका ब्रेक इवन स्टार्ट हुआ था, खर्चे वापस आने शुरू हो गए थे। खूब बिके आपकी रील, ये स्पॉन्सर्स की लाइन लग जाए। थैंक यू।